हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। एक्सट्रीमली सॉरी, लाइव सेशंस जो स्ट्रीमिंग आपका रखा गया था EFHS के लिए, वो मिड ऑफ में ही सर्वर एरर की वजह से स्टॉप हो गया था। वजह से वो फिर आगे कंटिन्यू हो नहीं पाया। तो ये जो सॉल्यूशंस आपका स्टार्टिंग से फिर से मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये सॉल्यूशंस आपके पेपर जो BFHS स्टाफ नर्स 2024 हुआ है, जिसके दो सेक्शन थे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 की बात करें तो पंजाबी जो लैंग्वेज के 1 से लेके 50 क्वेश्चंस थे। देन 51 से 140 क्वेश्चंस जो आपके रहे हैं। ठीक है। तो जो आपका पेपर था, शायद आई थिंक 2.5 आवर्स का था। इसमें 140 क्वेश्चन एंड 1 to 5 नेगेटिव मार्क्स गई है। 1 मार्क्स का आपका पर क्वेश्चन रहा। पेपर्स का लेवल की बात करें तो पेपर्स बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल लेवल का पेपर है। ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो बहुत लॉजिकली क्वेश्चन, जिन पे अपन आगे डिस्कस करें। आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशंस जो है वो हमेशा की तरह जैसे वाइटल्स आपको प्रोवाइड करता है वैसे ही सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। फिर भी अगर किसी का कंक्लूजन्स या किसी का कमेंट्स हो या कोई क्वेश्चंस में अगर आपको इशू रहे तो आप पूछ सकते हैं बाय द कमेंट्स मेथड्स। एंड स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे होंगे, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स पे मैं अभी बात करने वाला हूँ वो ये है कि रेलवे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो वो हमारे क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज़ जो है वो आपका स्टार्टेड हो गया है, नॉर्सेट का भी कोर्स स्टार्ट है और रेलवे का भी कोर्स स्टार्ट है। दोनों ही कोर्सेज़ के टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। उनके ट्रायल जो हैं वो एप्लीकेशंस पे अवेलेबल हैं, जो आप डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशंस, वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आपसे यही चाहिए कि आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट वॉच करें वो अपना कमेंट्स ज़रूर मेंशन करें। जो भी क्वेश्चंस में आपको कोई इशू लग रहा है, कोई ऑब्जेक्शंस लग रहा है या कोई भी किसी का कोई भी कंक्लूजन हो, ज़रूर अपना सबमिट करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चंस पे, जो कि नंबर पे है 51। ठीक है। तो अपन चलते हैं पेपर के पेज के ऊपर। तो पेपर का पेज आपका ये रहा। तो स्टार्ट करते हैं आपका पेपर, जो कि है BFUHS। ओके, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इसका ये पेपर 2024 स्टाफ नर्स के लिए लिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर है, कोई इशू नहीं दिखी है पेपर्स में। तो अपन स्टार्ट करते हैं आप सॉल्यूशंस को। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है नर्सिंग सेक्शन पार्ट बी में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिक टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें कंसेप्ट लगाने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है। सिक टेस्ट जो है वो किसकी डायग्नोसिस में किया जाता है, तो रूबेला में बिल्कुल नहीं करते हैं, मीजल्स में भी नहीं करते हैं, मम्स में भी नहीं करते हैं, डिप्थीरिया में ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। ओके। सेकंड बात करें, एक टेस्ट और है जो कंफ्यूज करता है, वो जैसे मैं आपको बता दूं, सीलिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है। सीलिंग टेस्ट जो है ये किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है विटामिन B12। ठीक है, की डेफिशिएंसी में। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में जब हम इसके एब्जॉर्प्शंस की बात करते हैं। ठीक है, इसके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शंस की बात करते हैं, तो उस कंडीशंस को असेस करने के लिए सीलिंग टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आप सभी को पता है पर्नीशियस एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पोलियो वायरस जो कि एंटर करता है बॉडी में, इसके द्वारा आपसे रूट पूछा गया है। तो आपको पता है पोलियो वायरस जो है वो फीको ओरल रूट के द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो फीको ओरल यानी ओरल का मतलब है कि कोई भी मटेरियल आप क्या कर रहे हैं, उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, यानी आप ले रहे हैं बाय द ओरल रूट। तो इनोकुलेशन वहाँ पे फिट बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट का यहाँ पे कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं है। तो आपका कॉन्सेप्ट कहाँ बैठता है, इंजेक्शन पॉइंट पे बैठता है। इंजेक्शन का मीन्स क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जिसको आप ओरल रूट से क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा। क्या रहेगा, ए। देखिए क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं भी आया ना, तो ऑप्शंस और क्वेश्चंस को मैच करके देख लीजिए। अगर मैच कर रहा है दैट्स मीन्स वो आपका पैरेलल हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शंस आपके क्वेश्चन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है,
उसको आप वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये ट्रिक होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिगोक्सिन पे क्वेश्चन आया था कि डिगोक्सिन्स नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट यानी एचआर, तो एचआर कितनी हो जाए जब आप डिगोक्सिन नहीं देंगे। तो डिगोक्सिन्स का एक रूल होता है कि ये क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया करती है। क्या करती है, ये ब्रेडिकार्डिया करती है। तो ऑलरेडी आपको ध्यान रखना है कि जिन कैंडिडेट्स की एचआर, अब नॉर्मली एचआर की बात करें तो 60 से 100 होती है बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो इस कैंडिडेट की 60 से बिलो अगर किसी भी कैंडिडेट की अगर हार्ट रेट है तो उसको आप डिगोक्सिन प्रेफर नहीं करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको याद रखना है कि डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी में कौन सा आयन जो है वो अपन मॉनिटर करते हैं। तो आपको याद रखना है पोटेशियम जो आयन है वो हम मॉनिटर करते हैं किसकी, डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी में। ये क्वेश्चंस भी बहुत हिट है, तो आपको याद रखना है डिगोक्सिन जब भी चलती है तो पोटेशियम्स को मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वांटिटी पूछी गई है आपसे, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की आपको क्वांटिटी बतानी है जिससे आप 1 लीटर में क्या बना सके, NS बना सके। अब आपको पता है कि NS में अपन बात करें आइसोटोनिक की, ठीक है, आइसोटोनिक की, तो आइसोटोनिक जो है वो 0.9% कंसनट्रेशन के साथ होता है। सेकंड पॉइंट में बात करूँ तो हाइपोटोनिक होता है। तो हाइपोटोनिक में आपको पता होना चाहिए कि इसका कंसनट्रेशन 0.45% क्या हो जाएगा, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ। तो आपको बनाना क्या है, आपको ये बनाना है, ठीक है। तो 1 लीटर आपके पास कंटेंट है, तो 1 लीटर में आपको कितना सोडियम क्लोराइड मिक्स कर देना है जिससे आपको NS बन जाए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 10 से, और आपका राइट आंसर आ जाएगा 9 ग्राम, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी रहेगा। क्या रहने वाला है, सी रहेगा, ओके। ये आपको याद रखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी ड्रग्स आपसे पूछी गई है जो नॉट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर यानी जो प्लेसेंटा को क्रॉस ना करे, ऐसा आपको मेडिसिन मुझे बताना है। तो डाइजापाम करती है, बिल्कुल करती है। डिल्टेन सोडियम यानी फेनेटोइन ये भी करती है, और पैथिडीन ये भी करती है। लेकिन हिपेरिन सोडियम जो है ये बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है, ये नहीं करती है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी रहेगा। हिपेरिन सोडियम इज द नॉट क्रॉस ऑफ द प्लेसेंटल बैरियर एक्सेप्ट ऑल आर क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोलियो पे आ गया। पोलियो क्या है, मेनली इन्फेक्शन ऑफ, तो देखिए पोलियो जो है वो जाता है आपका ओरल रूट से। अब ओरल रूट से जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके ओरल के ही ट्रैक को कवर करेगा या इन्फेक्ट करेगा। तो रेस्पिरेटरी से कोई लेना देना है इसका, बिल्कुल नहीं है। रिप्रोडक्टिव से बिल्कुल नहीं है। CNS को ये इम्पेक्ट करता है लेकिन रेयर करता है, ठीक है। लेकिन मेनली क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो मेनली किस पे करेगा ये, एलिमेंट्री ट्रैक यानी GI ट्रैक। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फोबिया यानी साइकेट्रिक से क्वेश्चन पूछा गया है। फोबिया, फोबिया किसको कहते हैं, फीवर को कहते हैं, ठीक है। फोबिया किसको कहते हैं, फियर को कहते हैं, ठीक है। डर, इसको हम क्या कहते हैं, डर कहते हैं। तो फियर से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो वाटर से आया तो हाइड्रोफोबिया, वाटर से आया तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया आपको किस में देखने को मिलता है, रेबीज में। किस में देखने को मिलता है, रेबीज में। आपसे पूछा एरोफोबिया, एरोफोबिया का राइट आंसर क्या है, फियर ऑफ द एयर, एयर से आपको डर लगना, दैट्स मीन्स एरोफोबिया। फिर आया हाइट, हाइट से मतलब एक्रोफोबिया, हाइट से मतलब एक्रोफोबिया, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो राइट आंसर आपका क्या रह जाएगा, एरोफोबिया इज मीन्स, एरोफोबिया मीन्स क्या हो गया, फियर ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स एंड होम विजिट आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, होम विजिट, तो होम विजिट में भी एक ही क्लाइंट जा रहा है, और पर्सनल कॉन्टैक्ट दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, तो ग्रुप के हैं, बिल्कुल नहीं है। मास, मास भी क्या होता है, बड़ी संख्या में होता है, ये भी गलत है। क्यूमुलेटिव अप्रोच भी ये नहीं होता है। ये क्या होता है कि इंडिविजुअल अप्रोच करें। अब होम विजिट कर रहे हो आप किसके लिए, होम विजिट किस में आता है, एजुकेशन आप प्रोवाइड करने के लिए होम विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स अप्रोच कर रहा है किस चीज़ के लिए, हेल्थ एजुकेशन के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या रह जाएगा, ए, कि भैया पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और होम विजिट्स जो हैं वो किस चीज़ को अप्रोच करते हैं, हेल्थ एजुकेशन को अप्रोच करते हैं। तो वो किस में आते हैं, इंडिविजुअल अप्रोच में कवर होते हैं। क्लियर हो गया, ना ही ग्रुप आएगा ना ही मास आने वाला है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, ये बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। नॉइज लेवल का आपको रिकमेंडेशन लेवल पूछा गया है कि मैक्सिमम नॉइज अगर लेवल है
तो इसका रिकमेंडेड लेवल कितना होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन का फिक्स आंसर रहता है 85 डेसिबल। इज द राइट आंसर इज 85 डेसिबल। सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हिट इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई इसमें कंक्लूजन नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर। सॉरी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे नहीं आया है, क्वेश्चन आया है आपका कंडीशन डिजीज के ऊपर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेजेंस रहे कोई डिजीज, वो भी एक जियोग्राफिकल एरिया में, विद इन जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई भी डिजीज कॉन्स्टेंटली अगर प्रेजेंट रहती है उसको हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट वन आपके ऑप्शन था एपिडेमिक। एपिडेमिक हम कहते हैं कि लिमिटेड जियोग्राफी एरिया है, वहाँ पे सडनली अगर कोई भी बीमारी है वो स्प्रेड होती है उस एरिया में, दैट्स मीन्स एपिडेमिक। ठीक है, लाइक दैट जैसे मैं आपको बताऊं कि प्लेग मान लीजिए। ठीक है, प्लेग जो है वो मान लीजिए, पेंडेमिक जिसका सीधा सीधा एग्जांपल अभी आपको देखा गया है कोविड। कोविड क्या था, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है। तो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर वर्ल्ड वाइड अगर उसकी स्प्रेडिंग रहती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशंस में वो स्प्रेड होती है, दैट्स मीन्स वो पेंडेमिक कवर करती है। फिर आ जाते हैं आपके एंडेमिक। एंडेमिक में आपकी कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट भी रहें हमेशा कम्युनिटी के अंदर, और एक लिमिटेड विथ इन जियोग्राफिकल एरिया में हमेशा आपको प्रेजेंट होती हुई दिखाई दे। लाइक डेट जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डीएम यानी डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन, ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट डिजीज हैं जो प्रेजेंट होती है कॉन्स्टेंटली किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रह जाएगा, बी होगा। क्या होने वाला है, बी होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अनडिसेंडेड टेस्टिस कंडीशन है, जिसमें टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं होते नीचे स्क्रॉटम। ठीक है, तो उसके ऑपरेशंस के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सी प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। तो ऑफरोइटिस हम नहीं करते हैं क्योंकि ये एक इन्फ्लामेशन है। टेस्टोस्टेरोन ये एक हार्मोन है। ऑर्किलोडेक्टोमी ये भी नहीं करते हैं। ऑर्किडोप्लेक्सी ये जो है आपका राइट आंसर होने वाला है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑर्किडोप्लेक्सिस। ठीक है, ऑर्किडोप्लेक्सी, सॉरी ऑर्किडोप्लेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, एक 2 ईयर का ओल्ड मेल है यानी बच्चा है, जिसको क्या हो रहा है, चेस्ट एंडोविंग हो रही है, वीज हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो ये पूछ रहा है आपसे विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग्स फॉर द चाइल्ड। 2 साल का बच्चा है जिसको चेस्ट एंडोविंग के साथ में वीजिंग प्लस फीवर है, तो आप क्या ड्रग इसको प्रेफर करेंगे। अभी देखिए कंडीशंस के हिसाब से अपन आंसर निकालते हैं। डायरेटिक्स, क्या आपको यहाँ पे यूरिन से रिलेटेड कोई इशू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम नहीं देंगे। एंटी कन्वल्सिव, क्या आपको यहाँ पे फिट्स कन्वर्जन या एपिलेप्सी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं है। क्या आपको पेन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बोला गया, नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया, फीवर को मैन ध्यान रखना आपको, फीवर है, यहाँ पे वीज है, चेस्ट इनरोविंग हो रहा है, तो आप यहाँ क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक, यानी बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 63। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है कि एक ऋषु जो 3 साल का बच्चा है वो आया, हैज रिस्क फॉर इंक्रीज आईसीपी, यानी उसका बच्चा जो ऋषु है उसको आईसीपी जो है वो बढ़ा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन, यानी नर्सिंग एक्शन जो नीचे दिए गए हैं उनमें से आपको ऐसा नर्सिंग एक्शन यूज करना है जो कि प्रिवेंट करे किसको, आईसीपी को इंक्रीज होने से। कहने का मतलब कि नर्सिंग आपको एक्ट बताना है जिससे उस बच्चे का आईसीपी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको इंक्रीज आईसीपी है। तो प्रोवाइड फॉवलर पोजीशंस, तो क्या फॉवलर पोजीशन से आप आईसीपी को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स का आईसीपी से कोई लेना देना यहाँ पे इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, जिसपे एक्शंस पे जाके बात हो जाए कि भैया कि आईसीपी को आप इंक्रीज होने से एंटीबायोटिक जो है वो बचा सकते हैं। अवॉइड एक्टिविटीज विच में कोज पेन और क्राइक्स, ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चा कितने साल का है, 3 साल का है। अगर 3 साल के बच्चे को पेन होगा तो वो रोएगा, और रोएगा तो उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, और एक्टिविटी बढ़ने की वजह से प्रेशर पड़ता है और आईसीपी फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी एक्टिविटी को रोक के रखना है जिससे उसकी ऐसी फर्दर एक्टिविटी ना हो जिससे आईसीपी उसका इंक्रीज हो जाए। जैसे क्राइंग, सबसे मेन चीज़ है क्राइंग, क्राइंग आपको नहीं करवानी है। और नेक्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया कि चेंज द पोजीशन फ्रीक्वेंटली, अगर किसी भी बच्चे की पोजीशंस को आप रेगुलरली फ्रीक्वेंटली अगर चेंज करते हैं तो आईसीपी उसका 100% बढ़ ही जाएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है।
आईसीपी इंक्रीज होता है तो उस कंडीशंस में हम कैंडिडेट की मिनिमल से मिनिमल एक्टिविटी करवाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गीता है, जो 22 साल की ओल्ड लेडी है, डिलीवर करती है एक प्रीमेच्योर बेबी को। ठीक है, अब यहाँ पे फॉलोइंग मेडिसिन आपसे पूछी गई है जो यूजफुल रहे किसके लिए, उस बच्चे के लिए। जाहिर सी बात है बेबी आपका हो गया है 37 वीक से पहले डिलीवर, तो किस कंडीशन में है, प्रीटर्म में। प्रीटर्म में आपको पता है कि लंग्स का मैच्योरिटी जो है वो नहीं होता है। ठीक है, लंग्स की मैच्योरिटी जो है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सर्फेक्टेंट जो है वो प्रॉपरली बन नहीं पाते हैं या फिर उनके रेशो जो है प्रॉपरली नहीं होते हैं, और यही इसके लिए ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि सर्फेक्टेंट किसको बचाते हैं, एल्वेओलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं। एल्वेओलाई को कोलैप्स होने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कौन, सर्फेक्टेंट। तो अब यहाँ सर्फेक्टेंट ऑप्शन में था आपके, नहीं था। लेकिन लंग्स की मैच्योरिटी के लिए आप डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड है जो एक मदर को भी दिया जाता है और प्रीटर्म बेबी को भी दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। समझे आप मेरी बात। बाकी रेनिटिडिन, ऑक्सीटोसिन और टेस्टोस्टेरोन का कोई कंसेप्ट यहाँ से रिलेट नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट था आपकी ऐसी कौन सी वैक्सीन पूछी गई है जो इंट्रामस्कुलर दी जाती है। तो आपको पता है स्टेट का एग्जाम है तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आपको बताना था कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो आईएम दी जाएगी, तो बीसीजी किस तरह से दी जाती है, आईडी दी जाती है, ये आपको पता है। और ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कैर बनाती है, तो वो भी बीसीजी है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो टीबी के लिए दी जाती है, तो बीसीजी का नाम आएगा। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसका डेनिस डेनिस 1331 स्ट्रैन है, तो बीसीजी आपका राइट आंसर है। पूरा नाम पूछ लेते हैं, बेसलेट कालमेट ग्यूरिन। इतने क्वेश्चंस बीसीजी पे बने हुए हैं। फिर बात करते हैं एमएमआर, मीजल्स मम्प्स रूबेला, लाइव वैक्सीन है, सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। ठीक है, मीजल्स की बात करें 9 मंथ पे दी जाएगी। ठीक है, सबक्यूटेनियस दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, लाइव वैक्सीन है। टीपीटी जो है वो एक प्रकार की किल्ड वैक्सीन है जो कि आप आईएम रूट से देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, क्लियर हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। सोनू जो 2 साल का बच्चा है एडमिट हुआ पीडियाट्रिक वार्ड में। फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपके सामने शो हो रहे हैं, क्या है, बो लैक्स है। ठीक है, बो लैक्स है, डिलेड इरेक्शन हो रहा है उसके प्राइमरी टीथ में, इंक्रीज उसकी फ्रीक्वेंसी है किसमें, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में। आपकी जाहिर सी बात है कि कॉमनेस्ट फ्रैक्चर्स जो चाइल्डहुड में देखने को मिलेगा वो आपको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है, जिसमें बैंड बढ़ जाते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स का मतलब क्या होता है, बैंड बढ़ जाता है बोन्स में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंट उसको फ्रीक्वेंसी हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको बार बार ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, वो उसके लेग्स हैं, और प्राइमरी टीथ इरेप्शंस में उसको क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। तो ये किस प्रकार के साइन शो करते हैं, तो आपको याद रखना है स्क्रबी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्क्रबी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओस्टियोमलेशिया जो है वो आपको किस में देखने को मिलता है, एडल्ट में, जबकि हमारे पास केस किसका है, 2 साल के बच्चे का, इसका मतलब पीडिया का है। वेरी वेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, थायमिन की कमी से होता है, तो यहाँ पे भी ये केस नहीं बनेगा। रिकेट्स जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा, क्योंकि रिकेट्स में ही ये प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पीजन चेस्ट भी इसमें एक साइन पूछा जाता है, पीजन चेस्ट, कैंडिडेट की चेस्ट जो है वो पीजन जैसी हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, रिकेट्स रहने। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 66 हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्या है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है और घुमाया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट दिया गया है लास्ट में। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू हीट एप्लीकेशंस, यानी नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है वो सारे ही कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, किसके लिए, हीट एप्लीकेशंस के लिए। यानी हीट अप्लाई आप उन कंडीशंस में नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आप हीट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, वही आपको बतानी थी, वही आपको बतानी थी, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन था मेलिग्नेंसी, तो मेलिग्नेंसी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रेकेज हो सकती है। हीट शुड नॉट बी अप्लाई टू एक्यूटली इन्फ्लाम्ड एरिया, बिल्कुल सही है, जो एरिया अभी करंटली इन्फ्लाम्ड हुआ है वहाँ पे हीट नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो ये भी सही था, ये भी ऑप्शन गलत है। हाइपरथर्मिया में क्या आप हीट एप्लीकेशन देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ पे कौन सा देते हैं अपन, कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। आपको पता होगा कि फीवर के पेशेंट आते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, भैया कोल्ड स्पंजिंग कर लो। कोल्ड एप्लीकेशंस में कौन एग्जांपल है, आइस पैक। आइस पैक इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो, ताकि टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, डाउन हो। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो, डाउन हो। केस क्या था आपके पास कि हीट एप्लीकेशन अप्लाई करना है अपने को, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन कंडीशन दी हुई है, लेकिन आपको एक्सेप्ट दिया हुआ था। अब मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप हीट अप्लाई कर सकते हो, बाकी सारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड में आ रही है, तो
हाइपोथर्मिया, जिस पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी क्या है, नॉर्मल से क्या है, डाउन है। लाइक डेट मैं एग्जांपल दूं तो जैसे एक्जिला हो गया, ठीक है, फिर हो गया ओरल आपका, और फिर हो गया आपका रेक्टल। तीन मेन रूट है। ओरल एक्जिला की बात करें तो रीडिंग्स आपकी आती है 97.6 फ़ारेनहाइट, ओरल की आती है आपकी 98.6 फ़ारेनहाइट, एंड रेक्टल की आती है आपकी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। दोनों में आपको अगर पूछे कि फ़ारेनहाइट में एक्जिला और ओरल का डिफरेंस या ओरल और रेक्टल का डिफरेंस कितना होता है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिस्ट, मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होता है टेम्परेचर लेने का, तो ओरल होता है। मोस्ट रिलायबल अगर आपसे पूछे रिलायबल कौन सा है, तो आपको याद रखना है रेक्टल है। अगर आपसे पूछे कि ओरल की सर्जरी हो गई है या चाइल्डहुड या फिर ओल्डर एज में पेशेंट्स के लिए मोस्ट प्रेफर्ड रूट कौन सा है, तो एक्जिला है, ये आपको याद रखने वाला है। ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहने वाला है। हाइपोथर्मिया के पेशेंट में हम हीट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट का टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है, इसको हम हीट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनिमा पे, और ये क्वेश्चन हिट है, याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। इनिमा जो है वो दिया जाता है किस, ऐसा इनिमा आपको बताना है जो कि पेरिस्टालसिस को क्या करे, इंड्यूस स्टार्ट करे। तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, पी को आपको याद रखना है, पी से लेके पी को आपको कनेक्ट रखना है, हमेशा याद रखना है। तो पेरिस्टालसिस में हमेशा पुर्गेटिव एनीमा ही दिया जाएगा, तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। कूल एनीमा, कोल्ड एनीमा जो है वो हम किस में देते हैं, फीवर के केस में एनीमा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हेलमेंथिक के केस इन्फेक्शन जब होते हैं तो हम एंटी हेलमेंथिक इस्तेमाल करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और कार्मिनेटिव जो है वो गैस और फ्लैचुलेंस के रिमूवल के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 69 में जो आपका राइट आंसर बनेगा, 69 पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पेशेंट है जिसको एक्सटेंसिव और प्रोलॉन्ग सर्जरी हो चुकी है, तो आपको पूछा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो मॉनिटर करना चाहिए हमें क्लोजली। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही परफेक्टली क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से बड़े लॉजिकल के होते हैं। देखिए कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोलॉन्ग सर्जरी हो चुकी है एक्सटेंसिव। अब आप सभी को पता है कि कट सर्जरी होती है तो बॉडी तो कटेगी, अब बॉडी कटेगी तो बॉडी के अंदर कौन है, सेल। अब सेल के अंदर दो प्रोडक्ट कौन, एक तो ईसीएफ होता है, एक आईसीएफ होता है, आईसीएफ। तो अब सेल होगी क्या, डैमेज, सेल क्या होगी, डैमेज। सर्जरी में सेल डैमेज होती है, डैमेज होगी तो कौन निकल जाएगा बाहर, पोटेशियम बाहर निकलेगा। कौन निकलेगा, पोटेशियम बाहर निकलेगा। तो मेन कंडक्शन किस पे पॉइंट है हमारा, पोटेशियम, ये आपको याद रखना है भाई। जितनी लंबी सर्जरी उतने ज़्यादा ही पोटेशियम का लॉस, उतना ज़्यादा ही पोटेशियम का लॉस, क्योंकि सेल तो उतनी ही डैमेज होगी जितनी लंबी सर्जरी चलने वाली होगी कि नहीं होगी। तो पोटेशियम के हमारे को क्या करना है, मॉनिटर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। बाकी ऑप्शंस आपके सर्जरी से रिलेटेड इतने प्रायोरिटी बेस पर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट 70 देखिए, 70 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिमूवल करना था आपको सीक्रेशन बाय ग्रेविटी, यहाँ देखिए प्रिंसिपल बैठा है, सीक्रेशन को रिमूवल करना पड़ रहा है, लेकिन किससे, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आपको सीक्रेशन क्या करना है, रिमूव करना है। कहाँ से, लंग्स से। लेकिन लेकिन क्या, कि पेशेंट्स को आपको पोजिशंस जो हैं वो स्पेसिफिक देनी है, यानी किसी भी बॉडी से रिमूवल आपको सीक्रेशन करने हैं बाय द अप्लाई ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द प्रोवाइड ऑफ स्पेसिफिक पोजीशंस ऑफ द पेशेंट्स। उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसीजर्स को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे प्रोसीजर जिसमें लंग्स के सीक्रेशंस को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। और यहाँ पे पेशेंट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस प्रोवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं पोस्टूरल ड्रेनेज, ठीक है। पोस्टूरल ड्रेनेज ही एक ऐसी प्रोसीजर्स होती है जिसमें कैंडिडेट को ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है वो रिमूवल किए जाते हैं सीक्रेशंस, और उसमें पेशेंट्स को ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम पोजीशंस दी जाती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिसमें आपके परकशंस इस्तेमाल होते हैं, वाइब्रेशंस इस्तेमाल होते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे फेजेज है, ठीक है। नेजोगेस्ट्रिक ड्रेनेज में ऐसा नहीं होता है, ट्रेकेस्टोमी में भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से आपका हाइपर पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया की बात करें तो आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट सीधा सा ही है। हाइपर पायरेक्सिया पे क्वेश्चन पूछे तो 105 या इक्वल, ठीक है, तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से या तो इक्वल या फिर इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर काउंट हो रहा है, दैट्स मीन्स हाइपर पायरेक्सिया इज द राइट आंसर ऑफ 105, ठीक है। अभी मैंने आपको नॉर्मल की रेंज बता दी थी ओरल की, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कि एबीजी यानी आर्टीरियल ब्लड जो है, इसमें ऑक्सीजन का आपको नॉर्मल अमाउंट पूछा गया था, तो आपने एबीजी करी है। एबीजी में आपको पता है कि कितना रेंज रहता है, 80 to 100, बाकी बिलो 60 ये तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, अबो 120 ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है क्योंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है, बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा,
राइट आंसर होगा आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन का नॉर्मल अमाउंट कितना होना चाहिए, 80 to 100 होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपने खूब कर रखी है, आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन आया आपका एसिडोसिस पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है और रिपीटली उठाया है। क्या है, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब हो गया कि जो लोग ज़्यादा फास्ट करते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, आपको पता है कि इसका कॉम्प्लिकेशन है डीएम का। फिर आ गया आपका शॉक और फिर आ गया डायरिया। डायरिया में क्या हो रहा है, लूज मोशन। लूज मोशन फ्लूइड हो रहा है आपका बाहर, यानी कौन सा फ्लूइड बाहर हो रहा है आपका, बेस बाहर हो रहा है। बेस 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 वाला फ्लूइड जो है वो आपका बाहर हो रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कंडीशंस कैसी बनेगी, तो मेन पॉइंट देखिए, इस क्वेश्चन में फंसना ही नहीं था आपको। क्या नहीं फंसना था, क्योंकि यहाँ देखिए कौन बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है। स्टारवेशन में कौन बढ़ेगा, HCl बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, क्यों बढ़ेगा, खाना तो आप खा नहीं रहे हो, तो HCl की बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, HCl का। तो ये एसिड और ये एसिड, ठीक है। और समझ गया, डायरिया भी एसिड करता है। डायरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो एसिडोसिस होगा, तो एसिडोसिस से आपको एसिडोसिस कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे PaCO2 का कोई लेना देना क्वेश्चन पूछा गया है, CO2 से रिलेटेड कुछ पूछा है, नहीं पूछा है, तो रेस्पिरेटरी हट जाएगा। अब बच गया कौन आपके पास, मेटाबोलिक। मेटाबोलिक एसिडोसिस आपका यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है, क्योंकि एसिड ही जनरेट हो रहा है, एल्केलाइन जनरेट नहीं हो रहा है, तो एल्कलोसिस का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब बचे एसिडोसिस में दो, रेस्पिरेटरी, तो CO2 का यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी नहीं दिया, तो आपका रेस्पिरेटरी भी हट गया। अब बच गया मेटाबॉलिक, तो राइट आंसर आपका क्या है, क्लियर। मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उसकी हमेशा से ट्रिक याद रखना है, क्वेश्चंस को मैच करना है ऑप्शंस के साथ। जो ऑप्शंस मैच हो जाए लगभग चांसेस बन जाते हैं कि वो क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे 73 आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आपके 74 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 74 देखते हैं क्या है, ये देखिए 74 आ गया। 74 देखिए क्या है, 74 में आपको ध्यान रखना है, एक पेशेंट है जो अंडरगोन हुआ सर्जरी, यानी सर्जरी के अंदर चल रहा है या सर्जरी उसकी चल रही है। मस्ट नर्स मस्ट नो, नर्स को ध्यान रखना चाहिए क्या, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी क्वेश्चन आपसे किस पे पूछा गया, PNI पे, ठीक है। फॉर द पेशेंट ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, यानी कैंडिडेट अभी किस कंडीशन में है, अभी किस कंडीशन में है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान है। तो आपको PNI रिमेंबर रखना है किस चीज़ के लिए, इमीडिएट, अगर वो कैंडिडेट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है तो आपको किस चीज़ पे मेन फोकस करना है। तो मैंने आपको बताया है कि पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेट इसका हो चुका है, ऑपरेट में आपने इसको क्या दिया, जनरल एनेस्थीसिया। इस पे किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, रेस्पिरेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी मेन पॉइंट कौन आ जाती है, एयरवे, या फिर कौन आएगी, ब्रीथिंग। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में किस पे पड़ेगा, इन दोनों पे पड़ेगा। तो देख लीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो इन पे ही जाएगी, ठीक है। तो हेमरेज पे जाने वाली है, बिल्कुल नहीं जाएगी। प्रायोरिटी देखिए, प्रायोरिटी हेमरेज पे भी जाएगी, लेकिन हेमरेज से ज़्यादा प्रायोरिटी किस पे जा रही है, एयरवे। तो हमें मेंटेन करना है पहले पेशेंट का एयरवे। एयरवे मेंटेन होगा तो ब्रीथिंग बंदे की चलेगी, और ब्रीथिंग चलेगी तो बॉडी का पूरा सिस्टम चलने वाला है। तो बहुत चीज़ें तो बाद में है, पहले मेन चीज़ तो बॉडी की, इंजन को चलाओ। इंजन कैसे चलेगा, जब एयरवे उसकी गैसियस एक्सचेंज होंगे। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, बी। क्या रहेगा, बी। हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। एयरवे जब भी ऑप्शंस में आपके दिखे और कंडीशंस आपको प्रायोरिटी पे पूछी जाए तो क्लिक आंसर ऑन द एयरवे, ठीक है। वाइटल साइंस इज द नॉट प्रायोरिटी एंड यू इनटेक आउटपुट नोज द प्रायोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉस्पिस, वेरी गुड क्वेश्चन। हॉस्पिस जो है ये ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट किसके लिए है, तो सिंपल सी बात है, हॉस्पिस किया जाता है हमेशा टर्मिनल इल पेशेंट्स के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट्स के लिए हॉस्पिस केयर जो है वो दी जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भाई टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट होते हैं वो पेन उनको बहुत ज़्यादा रहता है, तो पेन रहता है तो वहाँ पे हम उनको ऐसी ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे उनके सिम्टम्स क्या रहे, रिलीव हो सके, और पेशेंट थोड़ा सा मतलब उस फेज में ना हो, मतलब तड़पे नहीं, पीड़ा में ना हो। तो हॉस्पिस केयर हम उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए करते हैं। तो टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जहाँ पे हॉस्पिस केयर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रोसेस है जिसमें असेस हुआ एक पेशेंट, यानी एक प्रोसेस है जिसमें असेस कर रहे हैं आप एक पेशेंट को जो कि आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। डिटरमाइनिंग द मैनेजमेंट प्रायोरिटी इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपके पूछा गया है NABH के अकॉर्डिंग इमरजेंसी पे। क्वेश्चन क्या था कि एक पेशेंट जिसको आप असेस कर रहे हैं वो आ रहा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और डिटरमाइन करना है आपको क्या कि मैनेजमेंट प्रायोरिटी। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी यानी ED में आता है और अगर आपको मैनेज करना पड़े क्या प्रायोरिटी, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है ट्राइज, ये आपको याद रखना है।
ट्राइज ही एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें ईडी में केसेस जो है वो डेवलप होते हैं, जिनके क्वेश्चंस बनते हैं मैनेजमेंट की प्रायोरिटी के ऊपर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, ट्राइज जो है वो आपका राइट आंसर होने वाला है किस में, 76 में, याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि वाइल प्योरिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। वाइल प्योरिंग, प्योरिंग का मतलब क्या होता है, उंडेलना। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपन जब ड्रॉप करते हैं तो लिक्विड मेडिसिन है, यानी ये मेरे पास में एक बॉटल है, ये लिक्विड के है, इधर उसका क्या है, कफ है, जिसमें अपन उसको प्योर कर रहे हैं यानी डाल रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द ऑन्स ग्लास, ऑन्स का मतलब कितना होता है 30 ml। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेवल आपसे पूछा गया था कि बोतल का किधर होना चाहिए, क्वेश्चन सिंपल सा ये है। अब लेवल, लेवल रिमेन कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि लेवल आपको दिखना चाहिए, लेवल आपको दिखना चाहिए ताकि आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, क्या उसकी फोटो सेंसिटिविटी तो नहीं है वो कहीं ड्रग्स, ये सब चीज़ें आपको मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो लेवल हमेशा आपके सामने होना चाहिए। अब सामने कब होगा, जब आपके लेवल कवर नहीं होगा, एक हाथ से, जिस हाथ से आपने उसको पकड़ा है, मैटर नहीं करता है कि आपने उसको राइट या लेफ्ट से पकड़ा है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन लेवल उसका कवर नहीं होना चाहिए, लेवल आपके आंखों के सामने होना चाहिए। का मतलब है कि अगेंस्ट द हैंड, यानी आप उसको, बोतल को ऐसे पकड़ो कि लेबल के अगेंस्ट आपको पकड़ना है, लेबल के अगेंस्ट, लेबल का अगेंस्ट मतलब ये जैसे एक बोतल है और इसका ये लेबल लगा हुआ है, तो आपको बोतल को इस तरफ पकड़ना है, ये लेबल आपके सामने होना चाहिए आंखों के। ठीक है, ये दिखता रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चाहे राइट में पढ़ो लेफ्ट में पढ़ो, उससे कोई सेंस इसका निकलता नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रहेगा, ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। ये बहुत पुराने क्वेश्चन है और हिट अभी तक देख लिया, रिपीटली हो रहे हैं। अभी क्वेश्चन क्या है कि आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जो हैं वो आपके स्ट्रेचर्स पे आते रहेंगे, उनको लिफ्ट करना पड़ता है पेशेंट को, किन को, नर्स को। तो जब एक पेशेंट को आप लिफ्ट कर रहे हैं तो नर्स को बैंड होना चाहिए किस पे, तो हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी आपसे क्वेश्चन बैक पे क्वेश्चन पूछे तो हमेशा आपको नो ही आंसर देना है, क्योंकि बैक हमेशा कभी भी बैंड नहीं करनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। हमेशा बैंड किसको करना चाहिए, नी को करना चाहिए, घुटने को करना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपन कहते हैं कि लिफ्ट जब आप हैवी वेट उठा रहे हो तो बॉडी के दूर से नहीं उठाना चाहिए, बॉडी के नज़दीक से उठा लेते हैं अपन, आसान आसानी से उठा लेते हैं ना, हैवी वेट अगर अपने को उठाना हो तो बॉडी से दूर नहीं उठा पाते हैं ना, बॉडी के नज़दीक से उठाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बॉडी मैकेनिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर आपको याद रखना है, हिप्स और नीज को हमेशा बेंड करना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी। बाकी ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत। बैक तो कभी भी याद रखना है, हमेशा याद रखना है, बैक कभी भी बेंड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रिशन पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया है। 1 ग्राम आपसे पूछा गया था फैट, 1 ग्राम जो है वो आपसे पूछा गया है फैट। तो आपको पता है दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, और एक आपसे पूछ लिया गया है फैट। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1 ग्राम फैट जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, कैलोरी। क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैलोरी। तो फैट हमेशा आपको याद रखना है वजन में होता है ज़्यादा, तो कैलोरी भी ये ज़्यादा ही देगा। कंपेरिजन में 9 आंसर्स आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना, क्लियर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4। ठीक है, आपको याद रखना 1 ग्राम जो है वो कितना देता है, 4 कैलोरी देता है, और प्रोटीन भी आपका कितना देगा, 4 कैलोरी देगा। ठीक है, आपको याद रखना है। फैट मैंने बोला क्या, वजन में ज़्यादा, भाई फैट जो है ज़्यादा होता है वजन में तो कैलोरी भी ज़्यादा देगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों सेम देते हैं, 4, कितनी, 4 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काऊ मिल्क के कंपैरिजन में कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा होता है किसमें, ह्यूमन मिल्क में। सिंपल क्वेश्चन आया मिल्क के ऊपर, जो कि पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जब आप ह्यूमन मिल्क और काऊ मिल्क का कंपैरिजन करते हैं तो ह्यूमन मिल्क में वो कौन सा कंटेंट होता है जो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू काऊ मिल्क के। तो हमेशा आपको याद रखना है, लैक्टोज हमेशा ह्यूमन मिल्क में ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लैक्टोज हमेशा ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा मिलता है कंपेरिजन टू काऊ मिल्क, ये आपको हमेशा, ये आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या पूछा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट पूछा। ठीक है, तो ओ देखिए, ओ पे क्वेश्चन बनता तो ओ आ जाता आपका नेगेटिव, याद रखना है। ओ नेगेटिव जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हो गया, अभी स्पेसिफिकली तो आपका आंसर क्या है, रिसिपिएंट आपसे पूछा गया है तो राइट आंसर आपका बनेगा डी। ठीक है, और इसमें भी आपको अगर पूछे तो ए बी पॉजिटिव, याद रखना है, इसमें भी आपको याद रखना है
universal recipient is that AB positive candidates are receive all the classes of blood and O negatives are provide the all classes of blood. ठीक है, यानी O नेगेटिव जो बंदा है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो हर क्लास के ब्लड को सॉरी ग्रुप को दे सकता है और ए बी नेगेटिव सबका ले सकता है, ये भी आपको याद है। ठीक है, फिर देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ फंसता है। देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे रेशनल्स यहाँ पे कवर हों। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगे ये भी आपको बताना है, देख के चले नहीं जाना है। और देखिए सब्सक्राइबर आप करें ना करें, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा, मेरी आपकी जितनी सेशंस आपने मुझे देखे होंगे ना मेरी तरफ से कोई ऐड होता है ना कोई एडवर्टाइज होती है, ना मैं आपको कभी कहता हूँ। आपके मन से आप लाइक करेंगे पसंद आएगी तो, और आप सब्सक्राइब भी करते जाएंगे। मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों ने FEFSS का एग्ज़ाम दिया है वो बच्चे इस वीडियो को एक बार देख लें। आंसर की आपकी आ गई है मुझे पता है, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर्स अभी भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है और कंट्रोवर्शियल आपने उस आंसर की को बना दिया है। मुझे नहीं पता है वो आंसर की, मेरे पास अभी आई नहीं है, सिर्फ मेरे पास ये पेपर आया था, मुझे इतना पता है कि आंसर की आ गई है। ठीक है, और एक बार इसको आप देख लीजिएगा। आंसर की को हालांकि मैंने विजिट किया है, लेकिन एक बार फिर भी क्वेश्चंस हमेशा रेशनल के साथ ही सोल्व करना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आंसर की हमेशा आपको क्वेश्चन का एक आंसर देती है, रेशनल्स आपको 4 आंसर देती है, हमेशा याद रखें। इसीलिए पढ़ने का भी एक तरीका यही सबसे बेस्ट होता है, पढ़ो तो खुल के पढ़ो। ठीक है, पढ़ो तो खुल के पढ़ो ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, रटना नॉट ए पार्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, रटना नॉट ए पार्ट ऑफ स्टडी, स्मार्टनेस पार्ट ऑफ स्टडी। और करंटली जो कंपटीशन आपका चल रहा है वहाँ स्मार्टनेस हमेशा टॉप करता है, रीडिंग भी टॉप नहीं करता, ये भी आपको याद रखना है। स्मार्ट रीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग आप चाहे 10 घंटे पढ़ो, और आपके बराबर में अगर 4 घंटे पढ़ने वाला कैंडिडेट स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है ना, सिलेक्शन का दावेदार वो है, आप नहीं है। आज का कंपटीशन ये है, तो अवेयर होइए, डेली पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20 घंटे पढ़ो 10 घंटे पढ़ो, पढ़ो तो भैया 2 घंटे भी पढ़ लो, पर पढ़ो तो डेली पढ़ो। किसी एक से पढ़ो, हज़ारों से मत पढ़ो, ना तो कन्फ्यूज़न इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। समझ गए, वो कहावत भी है, घर का ना रहे घाट के। ठीक है, तो ऐसे नहीं रहना है। हमेशा एक बुक, कोई भी एक बुक आप पढ़ लीजिए, कोई भी एक पब्लिशर हो, वही बुक आपको पढ़नी है, उसके एडिशंस आगे प्रीफिक्स पब्लिश होंगे वो पढ़ो। एक ही स्टडी पढ़ो, एक ही नोट्स पढ़ो, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ो, और एक ही जगह से नॉलेज लो आप। ठीक है, हर जगह से नॉलेज नहीं मिलती है, वो जिंदगी की नॉलेज अलग होती है, पर कंपटीशन हमेशा एक ही जगह होती है। लाइफ जीनी होती है ना, तो हम हर जगह की एजुकेशन नॉलेज लेते हैं कि भाई इसकी भी ले लेते हैं उसकी भी लेते हैं। ज़िंदगी जीने की क्या सलाह है, बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे चलता ही रहता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए कोई सजेशन आपको दे नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा सजेशन स्टडी के लिए ये है कि हमेशा एक को पकड़ के रखो, आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे एक दिन। ठीक है, चाहे आप सेल्फ पढ़ें चाहे आप किसी भी क्लासेस से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट 82 देखिए क्या है। 82 में क्या है, कफिंग दिया हुआ है। क्वेश्चंस क्या था, कफ यानी कफ का मतलब हो गया खांसी। अप ऑफ द ब्लड इज जम रहा है, कफिंग के साथ में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। कफिंग के साथ ब्लड आ रहा है, तो एपिस्टाक्सिस ऑप्शन पहला है। ये क्या किसको कहता है, नोज को कहता है, यानी नोज के थ्रू आपका क्या आ रहा है, ब्लीड आ रहा है। नोज ब्लीड इज कॉल्ड एपिस्टाक्सिस। मेलेना, मेलेना किसको कहते हैं हम, स्टूल ब्लड होता है। ठीक है, स्टूल ब्लड, ये आपको याद है। और ये अपर जीआई ब्लीडिंग में देखने को मिलेगा, अपर जीआई ब्लीडिंग में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद है। फिर आ गया आपका हेमेटेमेसिस। तो यहाँ देखिए एमेसिस है, एमेसिस का मतलब क्या होता है, वोमिटिंग। एमेसिस का मतलब क्या होता है, वोमिटिंग। और हीम लग गया, इसका मतलब है कि वोमिटिंग में भी कौन आ रहा है, ब्लड, दैट्स मीन्स हेमेटोएमेसिस। अब आपका बचा कफ, कफ के साथ ब्लड आ रहा है, तो कफ किसको बोलते हैं हम, टाइसिस को। ठीक है, हेमो, हेमो यानी ब्लड, तो हेमोटाइसिस क्या हो गया आपका, ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, हेमोटाइसिस। ठीक, इस तरह से देखिए सोल्व करोगे ना तो जल्दी कैरी करोगे नॉलेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एम्बू। अब एम्बू आपको पता है आर्टिफिशियल ब्रीथिंग मैनुअल यूनिट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट है। ठीक है, तो एम्बू बैग जो है वो यूज किया जाता है आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में प्राइमरली व्हेन। अब आपको पता है कि आईसीयू में एम्बू का क्या रोल है,
एम्बू का क्या रोल है कि भाई कोई भी कैंडिडेट जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो या रेस्पिरेटरी जिसका अरेस्ट हो गया उसमें हेल्प में दी जाती है ये, ठीक है, तब तक सपोर्ट ना आए, तब तक सपोर्ट ना आए, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए उस कैंडिडेट को आप एम्बू देंगे ही देंगे। तो राइट आंसर आपका ये है। पेशेंट एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बिल्कुल गलत है, सीवियर चेस्ट पेन बिल्कुल गलत है, परफ्यूज ब्लीडिंग बिल्कुल गलत है। एम्बू हमेशा रेस्पिरेटरी जो कंडीशंस डिफिकल्ट हो रही है उसको हम थोड़ा सा सर्वाइव, यानी उस कंडीशंस को हम थोड़ा सा प्रिवेंट कर सके, पेशेंट को सर्वाइव कर सके तब तक जब तक उसको सपोर्ट ना मिले, ठीक है, तो उस केस में हम एम्बू को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग साइन ऑफ ट्रू लेबर, बहुत अच्छा ओबीजी का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है ओबीजी, क्वेश्चन आपसे पूछा गया ट्रू लेबर यानी लेबर का ऐसा साइन जो ट्रू हो, सिंपल सी बात है। कॉन्ट्रेक्शंस अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल, देखिए 84 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल, चलो मान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग मेनली एट एब्डोमेन, ये गलत है, एब्डोमेन पे कभी मेनली स्टार्ट नहीं होता है। सर्विक्स ओएसिस क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, ठीक है। एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस विथ वॉकिंग, वाह, वॉकिंग के साथ तो कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर बात क्वेश्चन पूछी जाए फॉल्स की, तो फॉल्स में हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कोई लेडी जिसको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और अगर वो वॉक करे तो उसके कॉन्ट्रैक्शंस की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट्स मीन्स वो फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो वॉकिंग के साथ कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, पॉइंट यहाँ है। कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे रिलीव नहीं हो रहे हैं, वॉकिंग के साथ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ट्रू लेबर इज द इंडिकेशन साइन ऑफ द राइट। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, डी रहेगा, ना कि ए रहेगा, ये आपको याद रखना है। कंपैरिजन चलना है, अभी मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन चलाना है। क्वेश्चंस देखिए, ऑप्शंस मैच करिए। पहले ऑप्शंस को देखा, ठीक है, जो शार्पर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बंदे होते हैं ना वो ऐसा ही आंसर दे के आते हैं, ठीक है, मेरे भी स्टूडेंटों ने कुछ ने आंसर यही दिया है। तो ओवर स्मार्टनेस कभी नहीं दिखानी चाहिए, स्मार्टनेस के लिए बात करी है मैंने, ओवर स्मार्टनेस है यहाँ, पूरे ऑप्शंस तो देख लो पहले, ठीक है। रेगुलर इंटरवल देखा और ये नहीं देखा, आपको पता है कि फॉल्स में वॉकिंग के साथ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, लेकिन यहाँ वॉकिंग के साथ भी इंटेंसिटी कॉन्ट्रैक्शन की बढ़ रही है, दैट्स मीन्स ट्रू लेबर पेन है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपका क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम्स पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैल्शियम्स की रिक्वायरमेंट पूछी गई है ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड पूछा गया है, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड पूछा गया है। लैक्टेशन पीरियड कब हो गया, आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी। तो लैक्टेशन पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग चलता है कैंडिडेट को, मदर जो है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो यहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, तो आपको याद रखना है कितनी रहती है, 1200 mg जो है वो लैक्टेशन के दौरान हम कैल्शियम की सप्लीमेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1200, ठीक है, या 1200 से हम दे कितना सकते हैं, मैक्सिमम 1500 दे सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 500 mg ऑप्शन तो ये तो गलत हो गया, 2 से 2.5 ग्राम ये भी गलत हो गया, 1 से 1.5 ग्राम ये भी गलत हो गया, और 1.5 से 2 ग्राम ये आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। क्यों जाएगा उसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि 1200 mg से आप कम नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे एक जो आ रहा है ना, ये 1000 को इंडिकेट कर रहा है, ग्राम आ रहा है, इसलिए 1000 नॉट ए पार्ट ऑफ द बिलो, क्योंकि 1200 तो आपको देना ही, इससे ज़्यादा आप दे सकते हो कैल्शियम, कम नहीं दे सकते। तो 1.5 से 2 ग्राम में क्या आ रहा है कि 1500 से लेके 2000 mg, 1500 से लेके 2000 mg जो है वो आपका बन रहा है। तो 1500 से सॉरी 1200 से 1500 आप दे सकते हैं, तो 1500 इज द लिमिटेशन, 1500 इज द लिमिटेशन। तो कैल्शियम आप इतना सप्लीमेंट यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या रहने वाला, बी, नॉट ए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, क्वेश्चन देखिए, स्वतः ही उसका अबॉर्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस का मतलब सेल्फ, ठीक है, अबॉर्शन हो रहा है, नर्स प्रायोरिटी शुड बी असेसिंग द क्लाइंट फॉर, एक नर्स जो कैरी कर रही है एक ऐसे पेशेंट को जिसको हुआ है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, तो नर्स की प्रायोरिटी उस पेशेंट्स को देखने पर क्या रहेगी, हेमरेज, डिहाइड्रेशंस, हाइपरटेंशंस और सब इन्वोलेशंस। तो क्या आंसर रहने वाला है बताइए भैया, कैंडिडेट को हुआ है अबॉर्शन और वो भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ब्लीडिंग, क्या होगी, ब्लीडिंग। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, रेज, तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है और क्वेश्चन आपसे प्रायोरिटी पे क्वेश्चन पूछा है,
ब्लीडिंग यहाँ पे प्रायोरिटी जाएगी, नॉट डिहाइड्रेशन, सबलिमिनेशन और हाइपरटेंशन, ये प्रायोरिटी में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी ग्रेविडा है, टाइम दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं टाइम पीरियड किसका, लेटेंट का, इन द पार्टोग्राफ इज अबाउट। वाह, प्राइमरी ग्रेविडा में आपको पता है कि लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल तीन फेज होती है, LAT, ठीक है। आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड, तो लेटेंट का कितना टाइम पीरियड होता है, 8 आवर्स होता है। कितना होता है प्राइमरी ग्रेविडा में, 8 आवर्स होता है, याद रखना है। और इसका होता है 4, ट्रांजिशनल का होता है 4, टोटल होते हैं कितने, 16 आवर्स जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा में लगते हैं लेबर में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 87 में, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट चलें, 88 देखिए। 88 क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, वुमेन का वेट है 65 kg, वुमेन का वेट कितना है 65 kg है, हाइट कितनी है 155 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है BMI। BMI का रूल क्या होता है, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेट को लिख दिया आपने ऊपर और हाइट इन मीटर स्क्वायर है, तो आपको कन्वर्ट करके इसको 1.5 और मीटर स्क्वायर का मतलब आपको करना है डबल, ठीक है। सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो थिंक, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 65/2.5, 2 पॉइंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.40, 5×5 = 25 ना आता है। तो इसको जब अपन डिवाइड करते हैं तो राइट आंसर आपका आएगा, हाँ 27 के लमसम आपके राइट आंसर आता है, 27.08 आता है। अब इसके सिमिलर में आपकी लैंग्वेज कौन सा वर्ड आ रहा है, ये आपका ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट्स आपसे पूछे गए हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स आपसे पूछे गए हैं, एसोसिएट करें जो इससे एंटी डिप्रेसेंट से, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट के कॉमन साइड इफेक्ट पूछे गए हैं, तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती है ना, इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में आपके ट्रिमर भी आता है, माइड्रेसिस, माइड्रेसिस का मतलब क्या हो गया, डायलेट ऑफ प्यूपिल, ठीक है। माइड्रेसिस का मतलब क्या होता है, डायलेट्स ऑफ प्यूपिल, ठीक है। और इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस भी किसका साइड इफेक्ट्स है, एंटी डिप्रेसेंट का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तीनों ही जो हैं वो साइड इफेक्ट्स होते हैं किसके, एंटी डिप्रेसेंट के। तो राइट आंसर आपका ऑल द अबव आएगा, राइट आंसर आपका क्या आने वाला है, ऑल द अबव, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लास जो है वो पूछी जाती है काफ़ी बार, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCA, सेलेक्टिव सीरोटोनिन, रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI, ये आपको याद रखना है, और मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, MOIS, ठीक है। ये क्लास जो है वो किस में आती है, एंटी डिप्रेसेंट में आती है। साइकेट्रिक का क्वेश्चन है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिथियम टॉक्सिसिटी अकर्स व्हेन लिथियम लेवल इन ब्लड गोज अबव। अब देखिए आपने ध्यान दिया हो तो आपके कॉन्सेप्ट आए दो, एक क्वेश्चन आया था आपका डिगोक्सिन पे जब मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक क्वेश्चन निकाल के दूंगा, क्या कि लिथियम टॉक्सिसिटी कब होती है, जब लिथियम का लेवल बढ़ जाए, तो 0.06 से ले 0.8 मिली इक्विवेलेंट, 0.8 से 1 ये दोनों ही नॉर्मल है, तो ये तो यहाँ पे लिथियम टॉक्सिसिटी को नहीं बताएंगे। देखिए 2 से अगर एक्स्ट्रा हो रहा है मिली इक्विवेलेंट, ज़्यादा इंडिकेट ग्रेटर देन को बता रहा है, और नन ऑफ द, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, तो C यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मोर देन अगर 2 मिली इक्विवेलेंट से लिथियम का लेवल अगर सीरम में ज़्यादा है, दैट्स इंडिकेटिंग ऑफ टॉक्सिसिटी, दैट्स इंडिकेटिंग ऑफ टॉक्सिसिटी। और आपको याद रखना है कि जब भी किसी कैंडिडेट को लिथियम आप दे रहे हैं तो सोडियम को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, ये आपको याद रखना है, सोडियम को आपको क्या करना है, मेंटेन। और डिगोक्सिन जब भी आप दे रहे हैं तो किसको मेंटेन करना, पोटेशियम को आपको मेंटेन करना होता है, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इलेक्ट्रोलाइट को लेते हुए, आयंस को लेते हुए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैमिली थेरेपी एग्जांपल पूछा गया है। तो फैमिली थेरेपी में मिलियोथेरेपी क्या होती है? देखो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप साइकोथेरेपी ये नर्स पेशेंट के बीच में होता है, ठीक है। रिएक्शन बिहेवियर थेरेपी ये कोग्निटिव पे डिपेंड करती है, सीबीटी जिसको अपन बोलते हैं। मिलियोथेरेपी में क्या होता है, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसको थेरापेटिक एनवायरनमेंट बनाया जाता है। कैसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है उसको? थेरापेटिक, ताकि जो भी कैंडिडेट उस एनवायरनमेंट में रहे वो थेरापेटिकली क्या हो, उसकी रिकवरी हो। तो ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो आपके फैमिली थेरेपी में एग्जाम्पल में नहीं आते हैं। ग्रुप साइकोथेरेपी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फैमिली थेरेपी। तो राइट आंसर आपका 91 में क्या रहने वाला है? ग्रुप थाइपो सॉरी क्या रहेगा? ग्रुप साइकोथेरेपी इज द एग्जाम्पल ऑफ फैमिली थेरेपी, क्योंकि फैमिली में पूरे मेंबर्स होता है, ठीक, ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ फॉलोइंग आर साइकेट्रिक इमरजेंसी एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, साइकेट्रिक इमरजेंसीज आपको बतानी है, नीचे दी गई हैं जो, एक्सेप्ट एक जो है वो साइकेट्रिक इमरजेंसी नहीं है। तो कौन सी है? तो देखिए, साइकोट्रोपिक विड्रॉवल, जब कोई भी आप एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेंगे और जब आप उसको ड्रॉप करते हैं या छोड़ते हैं, विड्रॉवल में आपको साइन दिखाई देंगे, तो वो के इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। सुसाइडल आइडिएशन, ये आपको पता है कि सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में आपको ये दिखाई देगा और ये एक प्रकार की इमरजेंसी होती है। पर्पिरल साइकोसिस, ये भी एक प्रकार की इमरजेंसी है। और कन्वर्जन रिएक्शंस, ये किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, इमरजेंसी नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ये रहेगा। कन्वर्जन रिएक्शंस जो है वो इमरजेंसी साइकेट्रिक इमरजेंसी में काउंट नहीं होती है। बाकी एक्स रिमेनिंग जो ऑप्शंस आपके हैं वो सारे आपके साइकेट्रिक इमरजेंसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कन्वर्जन रिएक्शन रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिट है, टीएनएआई का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। अगर आपसे पूछे एशिया का डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली। अगर आपसे पूछे आईएनसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, क्या नर्स है रॉय, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी टीपीएन दे रही है, थ्रू ए पेरिफेरल आईवी लाइन से दे रही है, स्कूल एज चाइल्ड को दे रही है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, क्या स्मॉलेस्ट अमाउंट बताना है आपको ग्लूकोज का, जो कि कंसिडर करे सेफ और नॉट कोज टू स्मॉल वेन, नॉट कोजिस्टिक टू स्मॉल वेन, यानी भाई ज़्यादा आप अमाउंट में दोगे तो क्या होगा, या तो आईवी के कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जैसे फ्लेबाइटिस हो, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो, या फिर क्या हो, इन्फिल्ट्रेशंस वगैरह हो, या फिर वो क्या करे, उसको इरिटेट करे वेन्स को। तो आपको देना है स्मॉलेस्ट अमाउंट, जिससे क्या है वेन बिल्कुल सेफ रहे और कैंडिडेट भी आपका सेफ रहे। तो 10% जो ग्लूकोज होता है वो टीपीएन में सबसे नॉर्मल अमाउंट माना जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे? बी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा आपका? क्लियर, सही है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। बाकी ये और ये आपके क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपके क्या हो गए? गलत। टीपीएन में हमेशा आपको याद रखना है 10% ग्लूकोज इज द नॉर्मल स्मॉलेस्ट अमाउंट, ठीक है, या नॉर्मल अमाउंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर रेंज फॉर ईटी या ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग? सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई ज़्यादा कपड़ा बात ही नहीं है। नॉर्थ साइड में भी पूछा गया था कि नॉर्मल प्रेशर आपसे पूछा गया है किसका? ईटी, एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी की जब आप सक्शनिंग करते हैं तो उसका नॉर्मल प्रेशर क्या रहता है? तो भैया 100 से 150 ज़्यादा हो गया, 200 से 250 ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, 80 से 120 ये आपका परफेक्ट है। तो सी यहाँ पे क्या रहने वाला है? राइट रहेगा। और नॉर्मल सक्शनिंग का टाइमिंग कितना रहता है? तो मिनिमम 10 सेकेंड रहता है, मिनिमम 10 सेकेंड रहता है, याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सक्शनिंग करने से पहले और सक्शनिंग करने के बाद में भी फुल कंसंट्रेशन में O2 जो है वो देनी चाहिए, ताकि हाइपोक्सिया ना आ जाए। क्लियर हो गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो प्रिवेंट शॉक, अब शॉक से यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रिवेंट करना है, किसको? कैंडिडेट को। तो विच पोजीशन रिकमेंड, अगर मान के चलिए कि कोई कैंडिडेट जिसको शॉक हो गया है, शॉक होगा तो क्या होगा? अनकॉन्शियस गिर जाएगा। तो गिर जाएगा तो अपन क्या करते हैं? वीआर को बढ़ाते हैं, वीनस रिटर्न को बढ़ाते हैं, ताकि हार्ट तक ब्लड जो है जो सप्लाई है वो जाए। तो डोर्सल रिकमेंड होगी? नहीं होगी। फोबलर्स होगी? नहीं होगी भैया, पहले उसको शॉक है, फोबलर देके आपको क्या करना है? नहीं करना है। ट्रेंडलबर्ग इज द बेस्ट ऑप्शन। ट्रेंडलबर्ग में क्या करते हैं कि हम लिफ्ट करते हैं पैरों को, तो वीआर जो है वो बढ़ेगा, वीआर जो है वो इंक्रीज होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है ट्रेंडलबर्ग यहाँ पे क्या है?
बेस्ट ऑप्शन जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ट्रेंडलबर्ग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द शॉक, स्पेशली हाइपोवोलेमिक। नेक्स्ट लेफ्ट लेटरल जो है वो नहीं जाएगा, लेफ्ट लेटरल दी जाती है एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैक्सिमम टाइमिंग पूछा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड आरबीसी। सिंपल सी बात है, याद रखना है, या तो पैक्ड आरबीसी पूछे या फिर आपसे पूछे होल ब्लड, या तो आपसे पूछे होल ब्लड, ठीक है। एक पॉइंट में आपको याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्लेटलेट तो इसका हमेशा स्मॉलेस्ट टाइम होता है, यानी विथ इन आपको 30 मिनट में ये ट्रांसफ्यूज कर देनी है, लेकिन होल ब्लड और पैक आरबीसी हमेशा 4 घंटे में देनी चाहिए। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, हाई ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मगजमारी यहाँ पे थी ही नहीं, ठीक है। अब देखिए हाई ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस पूछी है, तो नेजल कैनुला हाई ऑक्सीजन देता है, बिल्कुल नहीं देता है। सिंपल फेस मास्क देता है, बिल्कुल नहीं देता है। अब क्वेश्चन सा ऑप्शन फंसते हैं आपके नॉन रिब्रीदर मास्क और वेंचुरी मास्क पे, ठीक है। तो एनआरबीएम जो है वो आपको याद रखना है। अगर आपको फुल FiO2 देनी है, फुल FiO2 का मतलब 100% अगर आपको ऑक्सीजन देनी है, एनआरबीएम से देंगे। और अगर आपको मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ में, अगर अगर मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ में आपको ऑक्सीजन देनी है, तो आप वेंचुरी से देंगे, जिसके कलर मास्क आता है, क्या आपको पता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हाई ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस क्या रहेगी, तो नॉन रिब्रीदर मास्क यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। नॉन रिब्रीदर मास्क यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। वेंचुरी यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको हाई ऑक्सीजन डिलीवरी पूछा है। मैंने आपको बता दिया है कि हाई ऑक्सीजन फ्रैक्शंस जो है 100% अगर आपको O2 देना है, तो एनआरबीएम का अपन इस्तेमाल करते हैं नॉन रिब्रीदर मास्क को, ठीक है, ना कि वेंचुरी। वेंचुरी हमेशा कंसनट्रेट देती है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आपको ऑक्सीजन डिलीवर कितना करना है, परसेंटेज कितना देना है, ठीक है। 24 देना है, 28 देना है, और 44 देना है, कितना देना है उस पर डिपेंड करता है, 60% देना है, कितना देना है। तो एक्यूरेसी के साथ अगर आपको ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर करना है, तो आप यूज़ करेंगे वेंचुरी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन में सीधा हाई ऑक्सीजन डिलीवरी पूछी गई है, एनआरबीएम यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्या आपको याद है। कन्फ्यूजन है यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 आपका क्वेश्चन आ गया है। देखिए 99 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इन्होंने, मेरे हिसाब से मिस प्रिंट हुआ है, आई थिंक शायद, और हुआ है मिस प्रिंट ही हुआ है, क्योंकि उस मिस प्रिंट अगर नहीं होता है तो राइट आंसर इसका निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन पूछा गया है, शुड नॉट द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर ए चाइल्ड। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इम्यूनाइजेशन में आपको वैक्सीन दी हुई हैं, और आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई जो वैक्सीन है उनमें से नॉट एक्सपेक्ट, नर्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करेगी एडमिनिस्ट्रेशन करना किसको, एक पेशेंट को जो कि HIV और सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। अब HIV में आपको पता है, एक कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रखना है, जो कैंडिडेट पहले से ही ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि HIV में भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन चलेगा, और ऑलरेडी इस बंदे को सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो यहाँ पे आपको लाइव वैक्सीन कभी नहीं देनी है, ये आपको याद रखना है। लाइव वैक्सीन जो है हम कभी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को नहीं देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो वेरिसीला जो है ये भी लाइव वैक्सीन है, रोटा वायरस ये भी लाइव वैक्सीन है, मीजल्स मम्स रूबेला ये तीनों ही क्या है, लाइव वैक्सीन है, तीनों ही क्या है, लाइव वैक्सीन है, ये आपको याद रखना है। तीनों तो आप बिल्कुल नहीं देंगे। अब बच गई कौन, IPV। IPV क्या है, IPV क्या है, किल्ड वैक्सीन है, किसका, किसकी, OPV की, किसकी, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन कैसी है, लाइव है। और इसकी किल्ड वैक्सीन क्या बनी, IPV, जो हम देते हैं, जो हम देते हैं, तो IPV आप दे सकते हो, क्योंकि किल्ड वैक्सीन, और किल्ड वैक्सीन हमेशा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में नॉट जो मेंशन हुआ है ये मिसप्रिंट हुआ है, तो या तो नोट ना हो या फिर यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा होता, ठीक है। तो एक्सेप्ट इन्होंने दिया नहीं, तो नोट हो गया मिसप्रिंट, तो इसलिए राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का जाएगा डी। तो ये आप सभी को बोनस के तौर पे मार्क मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या जाएगा, डी। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज HIV के पेशेंट्स जो होते हैं इनको आप लाइव वैक्सीन कभी नहीं देंगे, फिर वैक्सीन आप इनको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स आपसे पूछा गया है फॉर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन।
कम्युनिटी से क्वेश्चन है, स्टेट का एग्जाम है भाई, कम्युनिटी तो दबा के आएगी, पीडीएफ दबा के आएगी। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रिंसिपल पूछा है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर, तो स्टेटिकल अकरेंस, एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशंस, कोल्ड चेन मैनेजमेंट और सर्विलेंस स्टडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रोग्राम का बेस। अब भाई किसी भी जगह पे आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या बेस होता है उसका, कि आसपास की जो एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन है वो किस तरह की है, कौन सी सिचुएशंस वहाँ पे ज़्यादा अगर हो रही है, कौन सी कम हो रही है। तो एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशंस को देखते हुए इम्यूनाइजेशंस के प्रिंसिपल के बेस पे प्रोग्राम को बनाया गया। राइट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, बी रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान, क्लियर। और इम्यूनाइजेशन तो ऐसा टॉपिक है कि आपको हर एग्जाम्स में दिखेगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा इंडियन गवर्नमेंट का जो नहीं हो, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, ये क्वेश्चन हिट ही होंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना। क्लियर है, तो आपके 100 में राइट आंसर आपका बैठेगा क्या, एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव और सिंपल मेथड पूछी गई है ब्रेक इन्फेक्शन चेन की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फंस गया क्या, यहाँ पे फोकस रखना था आपको सिंपल मेथड पे, किसी भी इन्फेक्शन की चेन को तोड़ना, और वो भी ऐसी मेथड जो इफेक्टिव भी रहे और सिंपल भी रहे, सिंपल भी रहे, नॉट कॉम्प्लेक्स बोला है ना, सिंपल। तो यूज ऑफ ग्लव्स, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑल ऑफ द अबव, यूज ऑफ, है जी। तो ग्लव्स, ग्लव्स क्या आपको इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, लेकिन सिंपल, सिंपल नहीं है। कंपेरिजन टू एंटीबायोटिक्स ये भी नहीं है। हैंड हाइजीन ये बहुत सिंपल है, हैंड वॉश करते रहो, क्या करते रहो, हैंड वॉशिंग करते रहो। ठीक है, हैंड वॉशिंग करते रहो। अभी मैंने अपने चैनल पे एक रखा था कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे रखा था ना, अभी अभी गया है, कब होता है, 15 अक्टूबर को, याद रखना है 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछ लिया गया है कि कौन सी ऐसी मेथड है जो इन्फेक्शन के चेन को ब्रेक करे और वो भी इफेक्टिव और सिंपल हो। तो सिंपल में तो आपकी हैंड हाइजीन यानी हैंड वॉशिंग आएगी। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ग्लव्स और एंटीबायोटिक आपकी सिंपल मेथड में नहीं आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बल्गिंग फोंटानेल, बल्गिंग फोंटानेल पूछा गया है, इज द साइन ऑफ, तो बल्गिंग किस में देखने को मिलता है, जब CSF क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो हाइड्रोसिपिलस, हाइड्रोसिपिलस ऑप्शन में है आपके, नहीं है, हाइड्रोसिपिलस आपके ऑप्शन में नहीं है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में आपको कैसा दिखेगा, शंकन दिखेगा, दबा हुआ, पिचका हुआ। ठीक है, शंकन फोंटानेल दिखता है, तो ये ऑप्शन में है ही नहीं। हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं होगा, मेनिंजाइटिस दिया हुआ था। हाइड्रोसिपिलिस या मेनिंजाइटिस दोनों में ही आपको फोंटानेल कैसा दिखेगा, बल्गिंग दिखाई देने वाला है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, डी, मेनिंजाइटिस यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसे निकालने होता है आंसर। नेक्स्ट देखिए, लॉफसेट मैनुअर बेस्ट ऑप्शन है। लॉफसेट मैनुअर कहाँ यूज करते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया में। लॉफसेट मैनुअर कहाँ यूज करते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया के केस में करते हैं, यानी डिलीवरी ऑफ शोल्डर। तो देख लीजिए कहाँ है, डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड गलत है, ब्रिज एक्सटेंशन गलत है, प्लेसेंटल डिलीवरी गलत है, डिलीवरी ऑफ आर्म्स दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, सी। और अभी नोट सेट में पूछा गया था ये। ठीक है, शोल्डर डिस्टोसिया से रिलेटेड क्वेश्चन शायद एक इमेज आई थी, क्या आई थी। ठीक है, तो लॉपसेट मैनुअर हमेशा आपको याद रखना है, लॉपसेट मैनुअर जो है वो डिलीवरी ऑफ शोल्डर या डिलीवरी ऑफ आर्म्स के लिए किया जाता होने वाला मैनुअर है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डिलीवरी ऑफ आर्म्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 104, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स OCP का फेलियर पूछा गया है, मोस्टली किस वजह से देखने को मिलता है। OCP क्या है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर पूछा गया है आपसे, मोस्टली किस वजह से होगा, डिफेक्टिव कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है, इस वजह से इसकी फेलियर नहीं होती है। लेस ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी वजह से भी नहीं होती है। इम्प्रॉपर यूज यहाँ पे करेक्ट जाएगा, क्यों, क्योंकि OCP हमेशा आपको याद रखना है 21 पिल्स आती हैं और 7 पिल्स जो आती है वो आयरन की आती है। ठीक है, तो ये जो 21 है ये सीक्वेंशियल दी जाती हैं, कैसे दी जाती हैं, सीक्वेंशियल, यानी ये किस पे बेस पे होती है, टाइम बेस पे डिपेंड होती है। तो कोई भी लेडी प्रॉपरली याद रख ही नहीं पाती, आज उसने ली कल भूल गई, कल भूल गई तो परसों भूल गई, ऐसे रहेगा, कभी ली कभी नहीं ली। तो इम्प्रॉपर यूज की वजह से OCP जो है वो फेल हो जाती है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है, सी जाएगा, क्या जाएगा, सी करेक्ट। Improper use of the occurrence of the failure for the oral contract is the mainly या मोस्टली फेलियर कंडीशंस। ठीक है, देखिए मैं अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 51 में मीजल्स था कि नहीं था, मीजल्स था, मीजल्स से ही क्वेश्चन आया कॉप्लिक स्पॉट, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, बक्कल म्यूकोजा में, जो किसका साइन है,
मीजल्स का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना। कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है? ये इरप्टिव स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। मम्स में क्या देखने को मिलेगा आपको? पेरिटोडाइटिस। क्या देखने को मिलता है? पेरिटोडाइटिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 105 कोप्लिक स्पोर्ट में राइट आंसर आपका मीजल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन केयरिंग, जब आप केयर कर रहे हैं 11 मंथ के ओल्ड इन्फेंट की, ठीक है, डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में, तो नर्स जो है एक्सपेक्ट करेगी क्या? क्या उसको टेकिपनिया होगा? क्या उसको सेलो रेस्पिरेशन होंगे? क्या रिड्यूस वाइट ब्लड सेल्स होंगे? क्या डिक्रीज उसकी प्लेटलेट काउंट होगी? देखिए क्वेश्चन फंसी है, क्वेश्चन पकड़िए पहले। 11 महीने का बच्चा है जिसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, और इसको कंडीशंस कैसी है? एसिडोसिस। तो एसिडोसिस में सेलो रेस्पिरेशन नहीं होता है, रैपिड रेस्पिरेशन होता है। कैसा होता है? रैपिड होता है। वाइट ब्लड सेल्स काउंट डिक्रीज नहीं होते हैं, इंक्रीज होते हैं। रिड्यूस नहीं होते, कैसे होते हैं? इंक्रीज होते हैं। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, ये भी कॉन्सेप्ट सही नहीं है। टेकिपनिया यहाँ पे सही जाएगा, क्योंकि टेकिपनिया का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डिहाइड्रेशन को वो क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो इस कंडीशंस में आपको टेकिपनिया यहाँ पे आपका राइट आंसर बैठ रहा है कंपेरिजन टू अदर ऑप्शंस। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? टेकिपनिया। ये यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट है। 106 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी पे कोर्स पूछा गया है, तो विटामिन ए कौन है? रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से क्या होगा? वाइटआउट स्पॉट होते हैं। क्या होते हैं? वाइटआउट स्पॉट होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? बी। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? बी। विटामिन ए को किस नाम से बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, वेरी वेरी, मैंने आपको बता दिया, विटामिन बी 1 यानी थायमिन जिसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन। ठीक है, याद रखना है। अल्कोहल के पेशेंट में किसकी कमी देखने को मिलती है? इसी विटामिन की कमी देखने को मिलती है। इसका भी किसकी वजह से होगा? विटामिन सी। इसका क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? और रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया ये किस में देखने को मिलता है? कि प्रीटर्म जब बेबी होता है, प्रीटर्म जब बेबी होता है, इसको आप हाई डिलीवरी ऑक्सीजन करता है, हाई डिलीवर क्या करता है? ऑक्सीजन करता है। O2 करते हैं, तो O2 क्या है? डिपॉजिट हो जाती है किस तरफ? पीछे। ठीक है, तो वहाँ पे फाइब्रोप्लेशिया बन जाता है। उसी कंडीशन को हम रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बायोटॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे। विटामिन ए की टोटल डोज कितनी दी जाती है? 17 लाख दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पर्नीशियस एनीमिया वापस आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीलिंग टेस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, थायमिन आ गया, बेरी बेरी, आयरन हो गया, आयरन डेफिशिएंसी। मेगालोब्लास्टिक, फोलिक एसिड की वजह से कौन होगा? मेगालोब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फोलिक एसिड की वजह से। फोलिक एसिड कौन सा एग्जाम्पल? विटामिन बी 9। ठीक है, और यहाँ पे पर्नीशियस पूछा गया है आपसे, इसको बोलते हैं हम विटामिन बी 12 यानी कोबालामाइन, यानी कोबालामाइन। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। ठीक है, ये आपको जानना है, थायमिन की वजह से वेरी वेरी आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए 109। वाह, ड्रॉ फैक्टर पे क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन देखिए क्या है, फिजिशियन ने ऑर्डर किया आईवी सॉल्यूशंस डेक्टोज 5% दिया गया है। कंसंट्रेशन कितनी है? 5% है वाटर में। ठीक है, 100 ml पर हावर की स्पीड से दी जा रही है। तो वोट वुड द फ्लो रेट, अगर ड्रॉप फैक्टर आपका 15 GTT पर ml चल रहा है, तो ड्रॉप फैक्टर आपको बताना है। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर आपको बताना है। तो देखिए आपको दे दिया है फ्लूइड का रेट, रेट कितना है? 100। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको आपको ड्रॉप के साथ। ठीक है, और ड्रॉप आपका कितने हावर्स में चल रहा है? 1 हावर्स में चल रहा है, यानी 60। तो 15 30 15 15 चौक 60, और 4 को डिवाइड किया कितने आएंगे? 30। तो GTT आपकी कितनी है? 109 की कितना आएगा आंसर आपका? 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना है, टाइमिंग को हमेशा नीचे रखा जाता है। ठीक है, फ्लू रेट और ड्रॉप फैक्टर्स को हमेशा अब वो रखा जाता है, मल्टीप्लाई करके टाइमिंग से आपको उसको डिवाइड कर देना है, आपका ड्रॉप फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें रहना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 109 आ गया ना, फिर 10 पे चलेंगे अपन।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। टू ब्लड वेसल्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं टीपीएम। देखिए टीपीएम से ही आपके दो क्वेश्चन आ गए। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में कौन सी दो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो यूज की जाती है। अब टीपीएन आपको पता है कैसा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन है, इसलिए यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है ब्लड वेसल्स हमेशा कौन सी यूज होंगी, जो बिग साइज की होंगी। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी होती हैं वो। एक तो होती है आपकी सबक्लेवियन और एक होती है इंटरजुगुलार। ठीक है, तो जुगुलार वेन और सबक्लेवियन यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। बाकी ब्रेकियल नहीं होगी, फिमोरल सबक्लेवियन भी नहीं होगी, ब्रेकियल नहीं। राइट आंसर आपका सबक्लेवियन और जुगुलार वेन यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ए। याद रखना है, मैंने आपको बता दिया टीपीएन जो है कंसंट्रेटेड फ्लूइड है, इसलिए बिग वॉयंस आपको क्या करनी है, चूज करनी है, ये आपको याद रखना है। और मेनली सबक्लेविन और जुगुलार यूज होती है। ठीक है, एंटीडोट ऑफ इपेरिन, ये क्वेश्चन आप दिमाग में ही फिट कर लेना। ये क्वेश्चन तो आपको दिमाग में ही फिट कर लेना चाहिए। ठीक है, हर जगह क्वेश्चन फिट हो जाता है ये। ठीक है, याद रखना। इपेरिन कैसा है, इपेरिन कैसा है, आईवी एंटीकोगुलेंट है। कैसा है, आईवी एंटीकोगुलेंट है, ये आपको याद रखना है, आईवी एंटीकोगुलेंट है। और नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी बोलते हैं इसको। कैसा, नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इपेरिन का आपको पूछा है एंटीडोट। ठीक है, तो प्रोटामिन सल्फेट जो है वो इसका राइट आंसर। ये नोट सेट में भी आया था, आपको याद है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन है कि हर जगह फिट हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, ये तो ओरल एंटीको, अगर आपसे पूछे ओरल ओरल एंटीकोगुलेंट का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ओरल कोगुलेंट में कौन आती है, वॉरफेरिन। कौन आती है, वॉरफेरिन। ठीक है, इसको हम क्यूमाइडिन भी बोलते हैं। इस ये कुछ भी नाम से भी आ सकती है, क्यूमाइडिन के नाम से भी आ सकती है। इसका कौन है एंटीडोट, तो विटामिन के। कौन है, विटामिन के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट सेट में पूछा गया था। एक आपसे पूछा जा सकता है ओपोइड। ठीक है, ओपोइड में भी आपकी कौन सी, मॉर्फिन। मॉर्फिन का कौन है, तो नेलोक्सोन। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स हैं जो हर जगह रिपीट होकर घुस जाता है कहीं पे भी। ठीक है, नेलोक्सोन यहाँ पे राइट आंसर होगा मॉर्फिन से, अगर आपको एंटीडोट पूछे तो। ठीक है, फिर देखिए, एक देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट भी यहाँ दिया हुआ है, ये किसका एंटीडोट है, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का। और मैग्नीशियम सल्फेट अपन किस में देते हैं, एक्लेम्सिया में देते हैं। किस में देते हैं, एक्लेम्सिया में। प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन अगर अनट्रीट है और वो एक्लेम्सिया में कन्वर्ट होगी तो कैंडिडेट को फिट्स आएंगे, तो हम देते हैं MgSO4। और इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर क्या देना है आपको, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये आपको ध्यान रखना है, और ये 10 ml में अवेलेबल होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको क्लियर करते हुए चलना है रैशनली, इसीलिए हम आपको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एक 40 साल का ओल्ड मेल शिफ्टेड हुआ रिकवरी रूम में फ्रॉम ओटी, ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में शिफ्ट हो गया। 40 साल का एक कैंडिडेट है जिसको सब टोटल थायराइडेक्टोमी हुआ है। सब टोटल, टोटल नहीं हुआ है, सब टोटल थायराइडेक्टोमी हुआ है। विच नर्सिंग असेसमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर पेशेंट। तो आपको पता है थायराइड कहाँ होती है, यहाँ पे। यहाँ कौन है, एयरवे। एयरवे है तो एयरवे डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एयरवे डिस्टर्ब होगा तो चलो भैया किस पे चले, पेन पे नहीं, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस नहीं, फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस नहीं, रेस्पिरेटरी। रेलवे डिस्टर्ब हुआ तो रेलवे, रेलवे किसको काम कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस या एक्सचेंज ऑफ एयर, तो रेलवे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करेगा। ठीक है, तो सब टोटल थायराइडोक्टोमी हो, थायराइडोक्टोमी हो तो आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी आंसर आएगी। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आर द असेसमेंट सिग्निफिकेंट फीचर्स रहने वाला है आफ्टर द सब टोटल थायराइडक्टोमी या थायराइडक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेड इंजरी हुआ है, हेड इंजरी हुआ है तो कौन बढ़ेगा, आईसीपी। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैनिटोल आप दे रहे हैं, मैनिटोल क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। इसको मेंटेन करेगी, ऑस्मेटिक को मेंटेन करेगी, गिवन टू प्रिवेंट। अब क्यों दे रहे हैं इसको मैनिटोल को, तो हमेशा आपको याद रखना है किसको करने के लिए, आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए। मैंने आपको क्या बोला, हेड इंजरी होगी तो आईसीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आईसीपी इंक्रीज है तो मैनिटोल हमें देना है ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में, जो कि एक प्रकार की ओस्मोटिक डायरेटिक्स है। किसको मेंटेन करती है, ओस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, तो डिक्रीज आईसीपी करती है ये, तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तो आप मैनिटोल थोड़ी दोगे, एंटीपायरेटिक दोगे। हेडेक को ट्रीट करने के लिए आप क्या दोगे, पायरेटिक्स पेनाल्जेसिक दोगे। और सीजर्स को इकनमोल देंगे। ये तो रोल ही खत्म हो गया। मैनिटोल आता है आपकी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग है डिल्टिन गिवन टू इन केस ऑफ। अब देखिए डिल्टिन आया है, डिल्टिन एक ड्रग है जो दी जाती है किस केस में, तो आप बताइए किस केस में देंगे इसको।
तो डिल्टिन क्या है? फिनेटोइन। डिल्टिन क्या है? फिनेटोइन। फिनेटोइन, फिनेटोइन क्या है? एक प्रकार की एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। क्या है? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। ठीक है, अब कन्वर्जन क्या होता है? सीजर्स, तो सीजर्स में दी जाएगी। आईसीपी इंक्रीज नहीं, एपिस्टाक्सिस नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, सीजर्स यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। एपिस्टाक्सिस में तो लीन फॉरवर्ड कंडीशंस रखवाती है, तो पिंच करता है अपन नोज को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन विच स्टेज ऑफ डेक्यूबाइटिस अल्सर सबक्यूटेनियस टिश्यू आर डैमेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेक्यूबाइटिस अल्सर यानी प्रेशर अल्सर, यानी प्रेशर अल्सर। ठीक है, प्रेशर अल्सर यानी बेड सोर, यानी बेड सोर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे? ब्रेडन स्केल। क्या पूछ सकते हैं? ब्रेडन स्केल। ऐसा कौन सा स्केल जो प्रेशर अल्सर, बेड सोर या डेक्यूबाइटिस अल्सर्स के मेजरमेंट के लिए, असेसमेंट के लिए काम आता है? ब्रेडन स्केल। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि डेक्यूबाइटिस अल्सर सबक्यूटेनियस टिश्यू तक डैमेज हो जाए तो वो कौन सी स्टेज है? तो स्टेज थर्ड है। कौन सी है? स्टेज थर्ड। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सी। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सी। और अगर बोन तक पहुंच जाए, बोन तक पहुंच जाए तो कौन सी जाएगी? फोर्थ हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ड्यूरिंग हॉस्पिटल, ठीक है, ड्यूरिंग हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। क्या पूछा है? बॉडी पार्ट्स। अब आपको पता है एक चीज आपको याद रखनी है, डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को हम डिलीवर किस में करते हैं? प्लेसेंटा क्या एक ह्यूमन ऑर्गन है, किस में करते हैं? येलो। तो आपको याद रखना है येलो में हमेशा कंटामिनेटेड, ठीक है, ब्लड इन्फेक्टेड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ह्यूमन ऑर्गन्स ये सारे किस में जाएंगे? आपके येलो में। इन्फेक्टेड ड्रेसिंग मटेरियल भी किस में जाएंगे? आपकी येलो में जाएंगे। ठीक है, रेड में कौन जाती है? आपकी रबड़ की चीज़ें जाती है, रेड फॉर आर और रेड फॉर रबड़। ठीक है, ब्लू में कौन जाती है? ब्लू में जाती है आपकी शार्प। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शार्प या फिर निडिल, सॉरी ग्लास, ग्लास वेयर जाते हैं आपके। निडिल तो आपके पंक्चर प्रूफ में जाने लग गई, वाइट जगह पैगा था, ब्लैक में आपके जनरल वेयर जाते हैं, गार्बेज जिसको अपन बोलते हैं। एबीओ इनकैपेबिलिटी। ठीक है, राइट आंसर समझ गए ना इसका? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? येलो बैग रहेगा। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ए, येलो बैग। याद रखना है। ठीक है, स्पेशली में जीएसएसपी कैंडिडेट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इस पेपर को जरूर देख लें, क्योंकि फिक्स है, मैं कह रहा हूँ आपको 5 से 10 क्वेश्चन फिक्स हैं, आने ही वाले हैं उस पेपर में, कोई इतपुत होना ही नहीं है। ठीक है, ना इधर का ना उधर का, फिक्स आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे जीएसएसबी में इस पेपर से। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीओ। एबीओ क्या है? ब्लड ग्रुप है। इनकम्पेटिबिलिटी यानी आपको कंपेटिबिलिटी नहीं दिख रही है, कहाँ दिख रही है? इनकम्पेटिबिलिटी दिख रही है। यूजुअली अकर्स व्हेन मदर ब्लड ग्रुप इज। एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी कब दिखेगी? जब मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो? ओ हो। मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो? ओ हो। और बेबी का ए हो या बी हो या ए बी हो, कोई सा भी हो सकता है। मदर का ओ होना जरूरी है, तो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, और एक आती है आपकी आर एस इनकम्पेटिबिलिटी, एक आती है आपकी आर एस इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? मदर जो है वो कैसी रहेगी? आर एच नेगेटिव, और बेबी कैसा रहेगा? आर एच पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेस्ट अपन करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया, देखिए फिर से साइकेट्रिक का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया है? आपके साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया? आपका साइकेट्रिक से क्वेश्चन आ गया। तो देखिए क्या है, साइकेट्रिक से क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग पूछा है आपको सीजोइड पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी कितनी होती है? क्लस्टर में डिवाइड होती है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीजोइड पे। तो सीजोइड वाला जो बंदा होता है ना, वो अपने आप में ही अंदर रहता है, इमोशनली कोल्ड, यानी कोई भी इमोशंस उसके बाहर शो होते ही नहीं है। सीजोइड पर्सनालिटी उसको कहते हैं। ठीक है, तो चेक डिटेल फॉर ऑल थिंग्स बिल्कुल नहीं करता है, ये कन्वर्जन डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं है, नन कंसर्न विद डिजीज बिल्कुल गलत है। इमोशनल कोल्डनेस इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। सीजोइड वाला पर्सन जो होता है वो हमेशा अंदर ही अंदर रहता है। जैसे पैरानोइड, पैरानोइड में क्या होता है? सस्पिशियसनेस, याद रखना है। पैरानोइड पर्सनालिटी वाला बंदा कैसा रहेगा? हमेशा सस्पिशियस, हर चीज़ में उसको शक होता है। एंटी सोशल वाला बंदा कैसा रहता है? वो सोसाइटी में कभी फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटी दिमाग में एंटी सोशल होती है। ठीक है, ये वो सोसाइटी से रिलेटेड नहीं करेगा, वो एंटी सोशल पर्सनालिटी है। एक होती है हिस्टोरियनिक, हिस्टोरियनिक क्या? ड्रामेटिक, वो बंदा हमेशा ड्रामेटिक फीचर्स में रहता है।
ये ऐसे नाम से ही क्वेश्चन पकड़ लेने का आपको। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा कि सीजोइड पर्सनालिटी वाला कैंडिडेट जो है इमोशनल कोल्डनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए फिर से साइकेट्रिक का क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन नॉर्थ साइड में फिक्स पूछा गया था। कॉन्फाबुलेशन, फिलिंग गैप्स इन मेमोरी विथ इमेजिनरी इवेंट्स। कैंडिडेट जो है वो बात करता रहता है करता रहता है करता रहता है और फिर उसकी बात हो जाती है क्लीन, यानी क्लियर हो जाती है उसकी मेमोरी, कुछ नहीं रहता है। तो वो अपने जो गैप्स होते हैं ना उस गैप्स की मेमोरी को फिल करता है कैसे, इमेजिनरी सोच सोच के, ऐसी ऐसी बातें सोच के फिट करके उस पूरी बात को क्या करता है कंप्लीट करता है। इसको बोलते हैं हम कॉन्फाबुलेशन। याद रखना है, एल्कोहलिक पेशेंट में ये देखने को आपको मिल जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एमनेशिया किसको कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी को, लॉस ऑफ मेमोरी को एमनेशिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। एनेडोनिया किसको कहते हैं, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। ठीक है, चाहे भले ही कितने ही खुशहाली का माहौल हो लेकिन एनाडोनिया वाला बंदा वहाँ पे भी खुश नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, दुखी रहेगा। एम्बीवेलेंस में याद रखना, एक ही चीज़ पे दो बातें होती हैं, डू नॉट या डू, डू और डू नॉट, याद रखना है। इन सेम थिंग्स, इन सेम थिंग्स, एक ही बात चलेगी उसके दिमाग में। जैसे ये पेन मेरे हाथ में है तो इसी को लेके मैं दो चीज़ें सोच लूँ, क्या इसका इस्तेमाल करूँ क्या नहीं करूँ, क्या इस्तेमाल करूँ क्या नहीं करूँ, इस कंडीशंस को हम कहते हैं एम्बीवैलेंस, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स जो काउंट करती है एडल्ट्स की एपिकल हार्ट बीट जो कि आई है 110 बीट्स पर मिनट, तो नर्स डिस्क्राइब करती है इसको क्या, एसिस्टोल, बाइजेमी, टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। आपको पता है ब्रेडीकार्डिया होता है बिलो 60, टेकीकार्डिया होता है मोर देन 100। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, एपिकल हार्ट रेट कितने मिनट में काउंट होती है, 1 मिनट में, हमेशा आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कैंडिडेट की पल्स कितनी आ रही है, 110, तो टैकीकार्डिया जा रहा है। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, टैकीकार्डिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो रहा है तो गलत है। सिस्टोल पिस्टोल का गेम ही नहीं है यहाँ पे, तो सीधा 110 दिया हुआ था तो गेम ही खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके लास्ट सेशंस का क्वेश्चन है शायद, बिल्कुल लास्ट है। 121 देखिए, ठीक है, 121। देखिए 121 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन था। विद रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम, एनआरएचएम में विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द जॉब, जॉब नहीं है किसकी, आशा, एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, पूरा नाम भी पूछा जाता है इसका। ए, ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, बिल्कुल सही बात है कि भैया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होती है, ट्रेंड होती है, आशा की ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती, लेकिन क्यों क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि उसका जॉब क्या नहीं है। तो accompanying women to the health facility for antenatal checkup, बिल्कुल ये एरिया के जितने भी एंटीनेटल चेकअप्स के लिए वुमेंस को क्या करती है, कंप्लीट करती है, मिलती है जुलती है, उनको प्रेफर करती है। आप पीएचसी पे जाओ, सब सेंटर पे जाओ, सीएचसी पे जाओ और सर्च करके लाती है ऐसे पेशेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है। पीएचसी सब सेंटर से इनको प्रेगनेंसी किट दी जाती है, एरिया में जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको किट प्रोवाइड की जाती है, आंगनवाड़ी केंद्रों पे दी जाती है, सब सेंटरों पे दी जाती है, और प्रेगनेंसी को अर्ली डिटेक्शन किया जा सके इसलिए प्रेगनेंसी किट प्रोवाइड की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन, ये भी सही है कि भैया जहाँ पे जैसे मान लो आंगनवाड़ी में कोई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो रहा है या कोई प्रोग्राम सेट हो रहा है या कोई मान लो कोई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसको आपको अनाउंस करना है तो बैनर करना है, क्या करना है, तो पूरा एंकरेजमेंट करना काम किसका रहता है, इंफॉर्मेशन देना क्या होता है रिगार्डिंग टू इम्यूनाइजेशन या न्यूट्रिशन, कोई प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए बेबी बच्चों के लिए चल रहा है, एडोलसेंट के लिए चल रहा है, तो उसके लिए भी आशा जो है वो परफेक्ट काम करती है। लेकिन लास्ट ऑप्शन बोला गया डिलीवरी करवाने के लिए, बेबी की डिलीवरी करवाने के लिए आशा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, यही रहेगा, आशा का ये काम नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, डी रहेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, एक एजुकेशन प्रोग्राम है जो बीइंग कंडक्ट किया जाता है ऑन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस पे। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पे एक एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। नर्स अंडरस्टैंड, नर्स जानती है डेट ए प्राइमरी पर्पज फॉर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस विद ऑल क्लाइंट एज, नर्स जानती है कि भैया स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस किस चीज़ के लिए प्राइमरी पर्पज के रूप में इस्तेमाल होता है। तो प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। एड्स के क्लाइंट से प्रोटेक्ट होने के लिए होता है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम एचआईवी और एचबीवी, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप हॉस्पिटल ड्यूटी करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे पेशेंट जो इसको एचआईवी है, एचबीवी है, हेपेटाइटिस बी
इन्फेक्शन है या HIV है, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयों को तो HIV और हेपेटाइटिस बी वाले जब आप सैम्पलिंग ले रहे हैं, उनको कैनुला लगा रहे हैं या उनकी ब्लड सैम्पलिंग ले रहे हैं या उनकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, जब भी वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, लाइक दैट ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सी। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सी। रिप्लेस अदर आइसोलेशन, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है ना, फिर वेट क्यों कर रहे हो, लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 साल का पेशेंट एडमिट हुआ बर्न यूनिट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठंडा का उठाया है, विथ बर्न इंजरी, ओके। एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट, ओके, यानी आगे और पीछे दोनों चेस्ट, एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन को भी कवर कर लिया। विच ऑफ फॉलोइंग असेसमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइंट इन फर्स्ट 48 आवर्स, आपको भी पता है क्या, आपको भी पता है क्या कि भैया फर्स्ट 24 आवर्स, इसने बोला फर्स्ट 48 आवर्स में असेसमेंट, वो कौन सा असेसमेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके ये है। तो असेस ऑफ स्किन कलर एंड कैपिलरी रिफिल, ये गलत है। हाउरली बीपी मेजरमेंट, ये भी नहीं है। फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ पेन, ये भी नहीं है। हाउरली यूरिन आउटपुट, बिल्कुल सही है भैया, फ्लूइड रिसस्टिटेशन यहाँ पे चलता है, तो यूरिन आउटपुट को मेजरमेंट करना आपकी पहली 48 घंटे में मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। पहली 48 घंटे में आपकी यूरिन आउटपुट को मेजर करना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, ठीक है, प्रायोरिटी में। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा कि आपको हावरली यूरिन आउटपुट क्या करना है, मेजरमेंट, और कितना होना चाहिए, 30 ml होना चाहिए, याद रखना है, ठीक है, 30 ml होना चाहिए पर आवर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टर्म, कौन सा टर्म यूज करते हैं, हाई पिच म्यूजिकल साउंड, बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। हाई पिच म्यूजिकल साउंड, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए सुबह सुबह आप बाथरूम में गए और वहाँ खाली नल है, और उसको ऑन कर दीजिए, जब पानी आने वाला होता है ना, तो आवाज़ चालू हो जाती है, वही क्या है, हाई पिच साउंड होता है, म्यूजिकल होता है। कौन सी किस चीज़ को बता रहा है, बीजिंग, और बीजिंग किस में देखने को मिलेगा आपको, अस्थमा में, ये भी आपको याद रखना है, इसमें अस्थमा में। तो रेस्पिरेटरी जब असेसमेंट कर रहे हो और तब आपको हाई पिच और म्यूजिकल साउंड सुनाई दे, दैट्स मीन बीजिंग, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट, नर्स एक्सपेक्ट टू नोट, नोट क्या है, फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं एक बच्चे को विथ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, एक बच्चे को क्या है, CHD है, और CHD होता है तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो उसको फ्रीक्वेंटली होगा, कौन से होते हैं, सीजर्स डिसऑर्डर, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग एंड डायरिया, ब्लीडिंग टेंडेंसी, या फिर रिकरेंट आपको चेस्ट इन्फेक्शन होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है CHD हो रहा है ना, हाँ, तो देखिए ना तो सीजर डिसऑर्डर होंगे, ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बिल्कुल सही है, डायरिया भी नहीं होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी भी नहीं होगी, चेस्ट इन्फेक्शन से इसको रिकरेंट होंगे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप जब भी किसी पेशेंट्स को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो, यहाँ पे बच्चे बात हो रही है बेबी की, एक बच्चा है जिसको CHD है, तो उसको फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस किसके होंगे, उसको बार बार फ्रीक्वेंटली चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए, याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन कॉम्प्लिकेशन पूछा गया अपेंडासाइटिस। अब अपेंडासाइटिस क्या है, अपेंडिक्स में इंफ्लेमेशन हो जाना। अब आपको पता है इसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, परफोरेट हो जाती है, ये क्या हो जाती है, परफोरेट हो सकती है। देख लीजिए ऑप्शन है, लिवर सिरोसिस नहीं है, पाइल्स नहीं है, जॉन्डिस नहीं है, परफोरेशन दिया हुआ है। मेन कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बता दिया है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, परफोरेट होना, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है अपेंडासाइटिस का, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अर्ली इंडिकेटर हाइपोक्सिया इज अनकॉन्शियस पेशेंट, ये क्वेश्चंस देखिए हमेशा सबको कंफ्यूज करा, सबको ही कंफ्यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है, हाइपोक्सिया पे मैं आपको बता देता हूँ, दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक होता है अर्ली, एक होता है लेट। अर्ली में आपको हमेशा याद रखना है, चाहे केस आपका अनकॉन्शियस हो और चाहे आपका कॉन्शियस हो, रे, रे, रेस्टलेस ही आपका अर्ली साइन आएगा, चाहे केस आपका अनकॉन्शियस हो चाहे कॉन्शियस हो। लेट में हमेशा आपका कौन आता है, साइनोसिस। आपको भी पता है कि हाइपोक्सिया जब भी होता है तो लेट साइन साइन में आपका साइनोसिस देखने को मिलेगा, और इसमें आपको क्लबिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिलेगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आपको मिलती है, क्लियर हो गई। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। साइनोसिस जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हमेशा याद रखना है, ऐसे ही
डिक टू कॉपी होके आता है, डिक टू कॉपी होके आता है, ठीक है। और जल्दी वाले स्मार्टनेस वाले बंदे साइनो से टिक आके आ जाते हैं। क्या आपको याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिकोसाइट। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। वेरिकोसाइट्स आर यूजुअली एग्जामिन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेरिकोज वेन के ऊपर। वेरिकोज वेन हमेशा आपको याद रखना है, वेरिकोज वेन जो है ना वो हमेशा स्टैंडिंग पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी जैसे मान लीजिए टेलर, ठीक है, टेलर, टेलर जो कैंडिडेट होता है ना वो लंबे समय तक खड़े रहते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, शॉपकीपर, ठीक है, इन बंदे ये लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो इन बंदों में वेरिकोज सिटीज आपको देखने को मिलेगी या वेरिकोज वेन देखने को मिलती है। तो हॉट बार नहीं, लेटरल पोजीशन नहीं, फ्लाइंग लेट ये भी नहीं है, विद द पेशेंट स्टैंडिंग, ये राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए। ये आपको ध्यान रखना, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए लंग वॉल्यूम और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। वाह, एलवी और पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में बी डिटरमाइंड बाय स्पायरोमेट्री। ये तो कोई सवाल ही नहीं, ये तो क्लियर है, इसमें कोई जवाब है कुछ नहीं। राइट आंसर आपका बी रहेगा, क्लियर। स्पाइरोमैनोमीटर किसके लिए लेता है, बीपी के लिए, ठीक? कोई है कंफ्यूजन, कुछ नहीं है भाई। पीएफटी पल्मोनरी से खूब मार दिया आपको, लंग्स का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है भाई, लंग्स आपके कितने स्टेबल हुए कि नहीं हुए, तो स्पायरोमेट्री इज द बेस्ट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ फॉलोइंग चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, जो कि इंप्रूव होता है एज के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्लीप डिसऑर्डर होता है, नहीं होता है। कंडक्ट होता है, नहीं होता है। इमोशनल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। एज के साथ वो कौन सा डिसऑर्डर जो क्या हो जाए, इंक्रीज यानी इम्प्रूव हो, सुधरे, रिपेयर हो, तो कौन आती है, टेम्पर टेंट्रम। ये किस में देखने को मिलती है आपको, टॉडलर में। इसमें देखने को मिलती है टॉडलर में। टॉडलर से वो जैसे प्री स्कूल स्कूल में कन्वर्ट होगा तो टेम्पर टेंट्रम उसका क्या हो जाएगा, रिजोल्व होता हुआ दिखता है या फिर इंप्रूव होता हुआ दिखाई देता है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए। राइट आंसर आपका क्या दिखेगा, ये टेम्पर टेंट्रम जो है वो एज के साथ क्या होता है, प्रिपेयर होता है, इंप्रूव होता है, ठीक है। लास्ट फेजेस में चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 131। उम्मीद करता हूँ आपको आज का पेपर अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगेगा तो शेयर करना है, लाइक दबा देना, कमी मत रखना। कैंडिडेट इतना वीडियो देखते हैं, इतना वीडियो देखते हैं, तो भाई यार देखते हो तो कम से कम एक लाइक दे दिया करो। अगर नहीं भी देना है तो कम से कम शेयर तो कर दो, और अपना ओपिनियन रख के जाना पेपर आपको कैसा लगा। और अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमारे एप्लीकेशंस पे जैसे मैंने आपको बताया, हमारे एप्लीकेशंस पे मैंने आपको बताया कि जीएसएसबी के लिए और आरआरबी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आरआरबी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आरआरबी के लिए अभी हमने डाल भी दिया है, और वो कॉन्सेप्ट आप एक बार चूज कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डेमो पिक्चर्स वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप एक बार प्रेफर कर लेना, ठीक है। क्लियर है। चलिए अभी बात करते हैं आपके रेलवे की कोर्सेज जो है वो चालू हो गए हैं, वो टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे डाल दी गई हैं। टेस्ट सीरीज आप दीजिए। ऑलरेडी शायद आई थिंक मेरे हिसाब से 5 या फिर 4 या 5 डेमो में आपको एक टेस्ट जो है वो कोर्स के अंदर दिया हुआ है विद सॉल्यूशंस, प्लस में 4 टेस्ट जो है वो विदाउट सॉल्यूशंस है, वो भी फ्री टेस्ट है। नेक्स्ट जो मैं टेस्ट रखने वाला हूँ वो आई थिंक आपका 20 या 21 अक्टूबर को आपको पब्लिश किया जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे आपको शो होगा। वो टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आरआरबी के सारे टेस्ट आपको पसंद आएंगे, इतनी मेरी श्योरिटी है, ठीक है। एंड एम्स से रिलेटेड अगर कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा है नॉट सेट 8 के लिए, तो वो भी हमारे मेंस की, प्रीलिम्स की, नॉट सेट की और मेंस की सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको देना पड़ेगा ट्रायल टेस्ट, जो कि वहाँ पे अपलोडेड है। ट्रायल टेस्ट दीजिए, आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है वो आप मुझे इस लैंडलाइन नंबर जो आपको दिया हुआ है सामने, यहाँ पे कमेंट्स कीजिए। उसके बाद में मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज में ऑल जो टेस्ट हैं वो आपके सब्जेक्ट ली कवर्ड किए गए हैं, ओप्स, फंडा, पीडिया, साइकेट्रिक, एमएस, ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, रिसर्च, पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और 160 के क्वेश्चंस के भी सेट वहाँ पे रेडी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो एक बार ज़रूर जाके देख लें। एप्लीकेशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 131, विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच फॉर नर्स टू बी यूज इन क्राइसिस काउंसलिंग। अब देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूँ। ये आया साइकेट्रिक से, क्वेश्चन आपको समझना है क्राइसिस को। क्राइसिस को लेके जैसे मैं चलूँ
तो क्राइसिस जैसे मान के लीजिए PTSD, अगर मान लीजिए किसी को ट्रोमा, PTSD भी मत लीजिए, आप लीजिए सीधा ट्रोमा, सीधा किसको लीजिए, ट्रोमा को। ट्रोमा में भी कौन आता है, जैसे मान लीजिए रेप, रेप इज़ द वेरी क्रुशियल क्राइसिस हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि क्राइसिस काउंसलिंग जब आप कर रहे हैं तो नर्स के सामने क्या ऐसी सिचुएशन अप्रोच रहेगी जो बेस्ट रहना चाहिए और वो उसको यूज करना है क्राइसिस की काउंसलिंग करते समय। तो ध्यान देखिए, रीअश्योरिंग एंड स्टे विद क्लाइंट, पैसिव लिसनिंग गलत है, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक्सप्लोर अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, ये भी नहीं है। एक्टिव विद फोकस ऑन करंट सिचुएशन, ये बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि क्राइसिस के टाइम में आपको एक्टिव भी रहना है और फोकस आपका हमेशा पेशेंट की तरफ होना चाहिए, वो भी करंट सिचुएशंस को मैनेज करते हुए। क्योंकि कैंडिडेट आपका किस फेज में है, क्राइसिस फेज में। अब आपको पता है कि ऐसे फेज में आपका एक्टिव लिसनर होना और फोकस आपका हमेशा पेशेंट की तरफ टुवर्ड होना चाहिए और आप करंट सिचुएशंस के साथ जुड़े हुए होना चाहिए। तो पेशेंट्स हमेशा क्या करता है, रिहैब फील करेगा आगे जाके, ठीक है, या फिर उसको रिलैक्स फील होता है। तो काउंसलिंग आप इस तरह से कर सकते हैं क्राइसिस पेशेंट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, डी। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 8 साल का बच्चा है जो कि डायग्नोस हुआ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से वो क्या हुआ है, डायग्नोस हुआ है। 8 साल का बच्चा है। फॉलोइंग एक्टिविटीज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर चाइल्ड, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल, सिंपल है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, सिंपल है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का बच्चा जिसको आपको ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिससे उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़े ही नहीं। अब ऑक्सीजन डिमांड कब नहीं बढ़ेगी, जब वो एक्टिविटी नहीं करेगा। तो डांसिंग में होती है, होती है साहब, तो नहीं होगी। वीडियो गेम्स में एक्टिविटी होती है, होती है, नहीं होगी। बाइसाइकिल में तो होती है। भाई रीडिंग ए बुक्स, बैठा के किताब दे दो, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कुछ नहीं, पढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो ये एक्टिविटी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है, जिससे उसकी ऑक्सीजन की डिमांड क्या नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी। इस तरह से क्वेश्चन निकालिए, देखिए सोल्व हो जाएंगे आपके। एक मदर 3 साल के बच्चे के साथ इसो एक मदर जिसका 3 साल का बच्चा है जिसको इसोफेगियल रिफ्लेक्स हो रहा है। इसोफेगियल रिफ्लेक्स का मतलब हो गया उसको गर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज। नर्स के पास आई, व्हाट शी कैन डू द लेसन द बेबीज रिफ्लेक्स। नर्स के पास आई, नर्स क्या करे जिससे उसकी रिफ्लेक्स क्या हो जाए, कम हो जाए। रिफ्लेक्स क्या हो जाए, कम हो जाए। नर्स शुड टेल द मदर टू। अब नर्स जो है वो पेशेंट को कह रही है क्या, नर्स जो है वो पेशेंट को कह रही है कि क्या, कि आप ये करो जिससे उसकी रिफ्लेक्स हो जाएंगी कम। फीड द बेबी ओनली व्हेन इज हंग्री, गलत है। अब द बेबी आफ्टर फीडिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, ये ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्स प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो रिफ्लेक्स में आपको ड्यूरिंग देना पड़ेगा। ड्यूरिंग का ऑप्शन यहाँ पे है। प्लेस द बेबी इन सुपाइन, सुपाइन नहीं देते हैं कभी भी, याद रखना है। बर्फ द बेबी फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द फीडिंग, थ्रू आउट दे दिया या फिर ड्यूरिंग दे दिया। तो ड्यूरिंग फीडिंग या थ्रू आउट द फीडिंग, अब आपको फ्रिक्वेंटली क्या करना है, उसको बर्फ देते रहना है, प्रेस करते रहना है, ठीक है। ऐसे लिटा लिया, फिर उसको पीठ को थपथपाते रहना है, ठीक है। या फिर सॉरी, ड्यूरिंग फीडिंग चल रही है ना, तो फीडिंग के दौरान भी आपको उसको क्या करते रहना है, बर्फ देते रहना है। बर्फ आप देते रहेंगे तो मिल्क जो है वो रिफ्लेक्स करके नहीं आएगा, गैस्ट्रिक कंटेंट उसका रिफ्लेक्स करके नहीं आएगा। स्पेशली ये चीज़ कब ध्यान रखनी है आपको, गर्ड के केस में, क्योंकि गर्ड में क्या होता है, रिफ्लेक्शन आते रहता है, कंटेंट जो है बाहर आ जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो रिफ्लेक्स यानी गर्ड के कंडीशंस में ड्यूरिंग द फीडिंग या थ्रू आउट द ब्रेस्ट फीडिंग आपको कैंडिडेट को फ्रिक्वेंटली बर्फ देते रहना है, जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, रिफ्लेक्स को, याद रखना है। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पैरेलल प्ले बिटवीन टू टोडलर्स। प्ले पे क्वेश्चन है, टोडलर में प्ले पे क्वेश्चन है, टोडलर पीडिया से। पैरेलल का मतलब हो गया दो कैंडिडेट्स एक समान एक साथ बैठ के खेलें, बैठ के खेलें। शेयरिंग क्रेयॉन्स, शेयर कभी नहीं करते हैं, याद रखना है। प्लेइंग ए बोर्ड गेम्स विथ ए नर्स, सिटिंग नियर ईच अदर, देखिए दोनों बैठे हुए हैं आस पास में, वाइल प्लेइंग विद देयर टॉयज, और दोनों अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं और दोनों एक सूत्र एक दूसरे के नज़दीक बैठे हुए हैं। तो ये राइट आंसर है, पैरेलल प्ले कर रहे हैं भैया। ये एक पेन एक बेबी हो गया, ये मेरे हाथ में माउस, ये दोनों बेबी हो गए, दोनों ये अपने खिलौने से खेल रहे हैं, ये अपने खिलौने से खेल रहे हैं, दोनों क्या हो गए, पैरेलल प्ले हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सी। क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्ले को समझ लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डेमो भी शायद मैंने डाल रखा है, देख लेना आप एक बार। प्रेग्नेंट क्लाइंट जो डायग्नोस हुआ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया के साथ, ओके, प्लेसेंटा प्रीविया है उसको,
पार्शियल एक्सप्लेन कर रही है डायग्नोसिस को, नर्स टेल कर रही है क्लाइंट को यूजुअल ट्रीटमेंट क्या है पेशेंट का। टीबिया का पेशेंट आया है नर्स के पास, अब नर्स उसको यूजुअल ट्रीटमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया विच ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है तो जाहिर सी बात है इसका यूजुअल ट्रीटमेंट क्या होगा, बेड रेस्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्लेसेंटा प्रीविया का यूजुअल बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, बेड रेस्ट। एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सही है। प्लेटलेट इन्फ्यूजन से कोई लेना देना नहीं, सी एस अभी आपको करना ही नहीं है। यूजुअल ट्रीटमेंट पूछा है, लेबोरेटरी ये भी नहीं। बेड रेस्ट दे दीजिए आप पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट को, या प्लेसेंटा प्रीविया की यूजुअल ट्रीटमेंट इज द बेड रेस्ट। एक्टिविटी आपको करवानी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, लिमिट एक्टिविटी ऑन द बेड रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेस्ट परसेप्शन, वाह वाह, टेस्ट परसेप्शंस ऑफ द बेबी डेवलप्स एट, कब आते हैं टेस्ट परसेप्शन, कब आते हैं, जन्म के समय आ जाते हैं भाई, जन्म के समय आ जाते हैं, बर्थ, याद रखना है कब आ जाते हैं, जन्म के समय ही टेस्ट परसेप्शन आ जाते हैं बेबी में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। WHO इस्टाब्लिश हुआ कब, 1948 में, कब हुआ 1948 में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7 अप्रैल 1948 कहाँ हुआ, जिनेवा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। अगर आपको एशिया WHO का पूछे, एशिया WHO का पूछे तो कहाँ है, दिल्ली, न्यू दिल्ली, सॉरी दिल्ली कर लीजिए, ठीक। और एस्टाब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948, इसको कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, ये आपको याद है। इन जनरल वार्ड नर्स पेशेंट रेशो फॉर ईच शिफ्ट शुड बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वो कॉन्सेप्ट आप भूल जाने का, ठीक है। आईसीयू के क्वेश्चन बहुत बार पूछे लिए गए, पूछा है जनरल वार्ड से नर्स पेशेंट का रेशो कितना रहेगा, 1:6, 1:3 किसका रहता है, सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड का, सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड का रहता है, ठीक है, याद रखना है, या फिर डीलक्स वार्ड का रहता है, ठीक है। 1:1 किसका रहता है, आईसीयू, 1 किसका रहता है, आईसीयू। राइट आंसर आपका जनरल वार्ड में रहेगा तो क्या रहेगा, 1:6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेलियर ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, वाह बहुत अच्छा है, एथिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोफेशनल ड्यूटी में अगर आप फेल हो रहे हैं, प्रैक्टिस और स्किल डेट लीड्स टू इंजरी और हार्म टू द पेशेंट, अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल ड्यूटी जॉब कर रहे हैं और आपकी एक्टिविटी, आपकी स्किल्स या आप कोई भी प्रोसीजर पेशेंट के साथ कर रहे हैं तो हो जाती है फेल, जिसकी वजह से पेशेंट को नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से पेशेंट को इंजरी हो जाए, हार्म हो जाए, या पेशेंट को नुकसान हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है क्या, तो वो कहलाएगा साहब क्या कहलाएगा, माल प्रैक्टिस, क्या कहलाएगा, माल प्रैक्टिस। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए, क्या रहेगा, ए। बाकी क्राइम नहीं रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं, नेग्लिजेंस भी नहीं। पेशेंट को अगर हार्म हो रहा है ना तो फिर वो क्या रहेगा, माल प्रैक्टिस रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, and educational activity provided in a job setting is called, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लान्ड एजुकेशनल एक्टिविटी, आपने प्लान कर चुके हैं एजुकेशनल एक्टिविटी के बारे में, प्रोवाइडेड इन ए जॉब सेटिंग, आप जॉब चल रही है, आपकी जॉब चल रही है और उसके दौरान आप एजुकेशन करना चाह रहे हैं प्लान करके, ये क्या कहलाती है, इन सर्विस एजुकेशन, क्या कहलाती है, इन सर्विस एजुकेशन। सो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी, ठीक है। अगर आप नर्सिंग कर चुके हैं उसके बाद आप जॉब लग गए, चाहे आप एसएन हो चाहे आप एनओ हो, जो भी कैंडिडेट आप जो भी जॉब प्रोफाइल में है, अगर आप आगे फर्दर प्रोवाइड करना चाहते हैं लाइक दैट, जैसे आप एमएससी करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो भी करना चाहते हैं, तो इन सर्विस एजुकेशन में आप प्लान्ड एजुकेशनल एक्टिविटी कर सकते हैं जिसकी परमिशन दी जाती है जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। सो आज का सेशन आपका यहीं ख़त्म होता है। आप सभी व्यूवर्स के लिए मोस्ट ऑफ मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा। अगर आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है और वीडियो आपको अच्छा लग ही गया है, लगा दीजिए लाइक पे क्लिक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। फिर चलते हैं अपन मेन पेज के ऊपर, ठीक है। तो आशा करता हूँ BFHUSS का 2024 का स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम्स आपका अच्छा गया होगा। मैं उन कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ जिनके पेपर्स ये बहुत अच्छे गए हैं। कट ऑफ इसका आपको एवरेज आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके 50 क्वेश्चंस पंजाबी पे हैं, वो आपके पासिंग मार्क्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो ये आपके 90 क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस पेपर का लेवल आपका इतना हार्ड भी नहीं है ना मीडियम है,
मीडियम आप इसको मान सकते हैं, बाकी मीडियम में मुझे तो लग नहीं रहा है। ठीक है, कट ऑफ इसका थोड़ा बहुत हाई जाएगा स्पाइक करके। ठीक है, जनरल के कैंडिडेट एवरेज मान के चलिए कि 65 से लेके 70 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला रहेगा। ठीक है, बाकी आप पैरेलल निकाल सकते हैं। एवरेज आइडिया 65 से 70 के आसपास इसका रहेगा इस कट ऑफ का। ठीक है, मेरे हिसाब से -.25 इसके मार्क्स हैं। 140 का एक पेपर होने वाला है, तो 70 65 70 इसका एवरेज पेपर कट ऑफ रहेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट मीट फिर करेंगे किसी और पेपर सॉल्यूशंस या फिर किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए वाइटल चैनल के साथ। और मैंने क्या कहा आपको, अगर आप RRB एम्स नोटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे ऐप पे जाके आप डेमो ट्रायल दे सकते हैं। GSSB की प्रिपरेशन जो गुजरात के कैंडिडेट्स कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली GSSB लॉन्च हो गई है कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जिसका वीकली टेस्ट होने वाला है। एक ट्रायल उसका पिछले संडे हो चुका है, फिर नेक्स्ट संडे फिर से एक ट्रायल बेस आपका जो है वो पेड रहेगा। जिन कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो ज्वाइन करें या फिर कॉन्टेक्ट करें। और वह ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।